कर रहे हो कहीं, अगर आप 1 सेंटीमीटर अज्यूम कर पा रहे हो 1 सेंटीमीटर लेंथ या 1 मीटर लेंथ अज्यूम कर पा रहे हो, तो उससे कई लाख गुना छोटा 10⁻⁹ मीटर का एक छोटा एक सिंगल पार्टिकल, नॉर्मली हम उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी साइज इतना छोटा है, हमारे आंख का रिजॉल्विंग पावर उस तरीके का नहीं है कि हम उतने छोटे पार्टिकल को देख पाए। और इन जनरल जब भी हम नैनो पार्टिकल की बात करते हैं, तो ये नैनो पार्टिकल, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे पार्टिकल छोटा होता चला जाता है, उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ती चली जाती है, तो ये सारे पार्टिकल एग्लोमरेट होके रहते हैं। आप कभी घर में अपने पाउडर देखे होंगे, टेल्कम पाउडर जो जनरली लगाते हैं हम लोग, तो आप देखे होंगे कि उसका सेपरेट पार्टिकल अलग करना मुश्किल होता है। तो वो पार्टिकल हमेशा क्या होते हैं, बाउंडेड स्टेट में रहते हैं, एग्लोमरेटेड स्टेट में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि वो अपनी सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो जब भी हम नैनो पार्टिकल की बात करते हैं, तो हमको नैनो पार्टिकल्स को देखने के लिए, उसका डायमेंशन समझने के लिए हाई रिजोल्यूशन हम लोग को माइक्रोस्कोपी की जरूरत होती है, जो कि हमको मिल पाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम बोलते हैं, या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप सब लोग देखे होंगे लैब में, 10th 12th में है आप, तो कभी न कभी माइक्रोस्कोप जरूर देखे होंगे। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक जस्ट लाइक क्या करता है, साइज को आपको बड़ा, मतलब यू कैन से कि उसको इनलार्ज करता है, इनलार्ज व्यू जनरेट करता है, जिससे हम उसको आसानी से देख पाते हैं। तो अब अगर जब भी हम लोग रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो रेजोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो एंगस्ट्रॉन्ग ऑर्डर का होता है। तो अगर हम 1000 एंगस्ट्रॉन्ग, यू कैन से कि 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो जैसे जैसे हम वेवलेंथ को कम करते जाते हैं, हमारा रिजॉल्विंग पावर बढ़ता चला जाता है। तो विजिबल लाइट का आप कह सकते हो कि वेवलेंथ हमेशा 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉन्ग है, इसलिए विजिबल लाइट से हम नैनो पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन से नैनो पार्टिकल को। तो वो एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है, बाय यूजिंग दैट इलेक्ट्रॉन बीम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम का वेवलेंथ होता है एंगस्ट्रॉन्ग ऑर्डर में, यू कैन से 1.45 एंगस्ट्रॉन्ग समथिंग। तो आप एज्यूम कर सकते हो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो किस ऑर्डर का है, 4000 to 5000। अभी जो मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की, वो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है आपका 1 एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 ऑर्डर का, 1.54 into 10⁻⁻10 ऑर्डर। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हम वेवलेंथ को कम करेंगे तो हमारा रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और छोटे से छोटा पार्टिकल भी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी टाइप का कुछ माइक्रोस्कोप होता है जिसके थ्रू हम नैनो पार्टिकल को देख सकते हैं। और नैनो पार्टिकल जैसा कि डेफिनेशन के हिसाब से मैं बताया कि एक तो आपका साइज छोटा होता चला जाए, और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी ड्रेस्टिकली बदलती जाए। जैसे मान लीजिए कई बार हम बात करते हैं, सर आपकी आवाज मुझे तो नहीं आ रही है। अच्छा हाँ, हैं आवाज नहीं कंडक्टिविटी आ सब रही है। लोग समझते होंगे, रेजिस्टेंस उस करंट के फ्लो से, जो आई होप 12th में है तो मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत समझ, कुछ बदल जाए दे रहा है। कोई बोलिए। यस बीच सर, आ बीच हेलो। रहा में है, आपकी आ रहा आवाज है। बीच में बंद हो गई थी इसलिए। अच्छा, आप बच्चों को भी बंद हो गई थी? यस हाँ सर। जी हाँ जी। यस 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 सर। सर। यस सर। ओके, सर सो मे बी नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा। सो ओके, मैं देखता हूँ। प्रियंका जी देखिए, नेट नेट का अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? हाँ, सो अभी ठीक है। सो जब भी हम, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, ओके। सो जब भी हम नैनो पार्टिकल का बात करेंगे तो साइज के साथ प्रॉपर्टी का चेंज का बात करेंगे। तो जैसे मैंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी फिजिक्स से एसोसिएटेड है वो बदलेगी। उसके साथ साथ जो केमिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जैसे कैटालिटिक एक्टिविटी हुआ, कोई मटेरियल है वो रिएक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट सब लोग समझते होंगे मुझे लगता है वो, कि कई बार किसी रिएक्शन को इनहेंस करने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो अगर हम साइज रिड्यूस कर दें कैटलिस्ट का, तो परफॉर्मेंस कैटलिस्ट का बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गई, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करने लगता है। आगे अभी अब और देखेंगे तो शायद नैनो पार्टिकल का आप लोग को और बढ़िया से एप्लीकेशन समझ में आए। तो अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्यों नैनो टेक्नोलॉजी का बूम है, क्यों नैनो मटेरियल्स की तरफ सब लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। नैनो मटेरियल डिफरेंट फॉर्म का हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, जैसा इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। आप देख सकते हो जैसे ग्रेफीन एक वेल नोन नैनो मटेरियल है जो एक सिंगल सीट होता है। तो अब ये 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल हुआ। तो हम लोग 0 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, हर तरीके का नैनो मटेरियल
जनरेट कर सकते हैं। तो नैनो मटेरियल इज लाइक दैट, किसी भी डायमेंशन में अगर हम साइज को छोटा कर दें, बात समझ में आई, कि मान लीजिए लेंथ ब्रेथ है, मतलब थिकनेस है, थिकनेस को भी कम करके हम नैनो मटेरियल बना सकते हैं। शीट की साइज जो प्लेन शीट है, जो रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी साइज को भी छोटा करके बना सकते हैं, या पूरा तीनों डायमेंशन में हम छोटा करके पार्टिकल बना सकते हैं। तो हर एक तरीके के नैनो मटेरियल का अलग अलग यूज है। तो ये जो ट्री पार्टिकुलरली रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ट्री में आप देख सकते हैं कि नैनो मटेरियल का हमारा चार्ज स्टोरेज में भी एप्लीकेशन है। जैसे आजकल बात हो रही है लिथियम आयन बैटरी की, बहुत सारे ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ईवी व्हीकल का, हमको बहुत ज्यादा स्पेस या बैटरी बैटरी के जैसे नॉर्मल घरों में जो हम बैटरी यूज करते हैं वो काफी बल्की होती है, बहुत भारी होती है। तो मटेरियल उसका बहुत थिकर यूज किया जाता है, बहुत हैवी यूज किया जाता है। तो नैनो मटेरियल को यूज करके हम लाइटर मटेरियल या सरफेस एरिया को बढ़ा सकते हैं। तो सेम अमाउंट ऑफ यू कैन से एरिया बढ़ा दिए तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाया वो मटेरियल। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रोकैटालिसिस की बात करें, हाइड्रोजन प्रोडक्शन या ये इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकता है। या कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर की बात करें, आजकल पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो इस तरीके का हम मटेरियल बना सकते हैं जो सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, वो सरफेस पे चिपका ले, और जब हमको जरूरत पड़े तो हम उसको ले जाके किसी समंदर के अंदर डालें और वहां से सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करें और फिर से उस मटेरियल को बाहर ले आए और उसको दोबारा से यूज कर सकें। तो इस तरीके की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि सरफेस एरिया या यू कैन से अमाउंट ऑफ द मटेरियल, एक्सपोजर एरिया ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जहां कहीं भी इस तरीके का फिनोमिना है वहां पे आप नैनो मटेरियल का यूज देख सकते हैं। आपको याद होगा, आप कभी घर में पुराना फोन देखे होंगे तो वो भी बड़ा या बल्कि आया करता था। हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, यस आज सर। के टाइम में आज के टाइम में आप देखते हो तो यू कैन फाइंड कि स्लिम फोन आने शुरू हो गए। लैपटॉप्स आपके बहुत स्लिम हो गए, क्योंकि पहले जो हम हार्ड डिस्क यूज करते थे वो बहुत बल्कि हुआ करती थी। धीरे धीरे सॉलिड स्टेट डिवाइस आने लगा, तो इन सब चीजों में मैग्नेटिक नैनो मटेरियल्स का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से यू कैन थिंक लाइक दैट कि जितना भी आप सब चीजें देख रहे हो, हर एक एरिया में आपको नैनो मटेरियल का यूज है। अब हम नैनो मटेरियल किस तरीके से बना सकते हैं, तो अगर आप बात करो नैनो मटेरियल को बनाने का तरीका, तो इन जनरल हम कह सकते हैं नैनो मटेरियल हम दो तरीके से बना सकते हैं। ये स्लाइड आप देख रहे हो, स्लाइड दिख रही है सबको? तो यस नैनो सर। मटेरियल दो तरीके से बना यस सकते हैं। सर। एक तो हम बना सकते हैं कोई बल्क मटेरियल हो, बड़ा बल्क मटेरियल हो, हैवी मटेरियल हो, उसको हम छोटा 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 तोड़ के बना सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तोड़ तोड़ के उसको छोटा बना रहे हैं, साइज रिड्यूस करते चले जा रहे हैं। साइज रिड्यूस करने से प्रॉपर्टी बदल गई। दूसरा तरीका क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच, मतलब हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, मतलब एटॉमिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, जैसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम होगा, वो एटम क्या करेगा, कुछ डिपॉजिट हुआ कहीं पे, वो एटम कलेक्ट होके कुछ क्लस्टर बनाए, वो क्लस्टर मिलके क्या बनाए, पार्टिकल बना लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बॉटम अप अप्रोच। तो दोनों ही तरीके से हम नैनो मटेरियल को बना सकते हैं। एज आई टोल्ड कि साइज इंपॉर्टेंट है। साइज इंपॉर्टेंट होने की वजह से, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसा है जिसका 80 नैनोमीटर साइज है, दूसरा अगर सेम मटेरियल का पार्टिकल अगर 30 नैनोमीटर है, तो दोनों की प्रॉपर्टी में ड्रेस्टिक बहुत जमीन आसमान का फर्क आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में नजर आएगा। तो साइज का कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है। और हर एक मटीरियल, इसीलिए हम बोले कि जब हम नैनो मटेरियल डिफाइन करते हैं तो केवल साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी का चेंज होना भी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि जैसे 100 नैनोमीटर एक रेंज बोला गया कि 100 नैनोमीटर से जो भी होगा वो आपका नैनो मटेरियल होगा, लेकिन आयरन के केस में हो सकता है कि प्रॉपर्टी का चेंज आपको 100 नैनोमीटर से मिल जाए, लेकिन कोई दूसरा मटेरियल लीजिए तो उसमें 50 नैनोमीटर के नीचे जाने के बाद आपको प्रॉपर्टी का चेंज मिले। तो जहां पे प्रॉपर्टी का चेंज मिलेगा, हम उस मटेरियल को वहां से बोलेंगे कि वो नैनो मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। तो अलग अलग मटेरियल के लिए साइज के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का डिपेंडेंस अलग अलग हो सकता है, इसलिए नैनो मटेरियल में साइज का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलग अलग सिंथेसिस मेथड इसलिए जरूरी है कि हम अलग अलग सिंथेसिस अप्रोच को करें, जिससे लैब स्केल पे या लार्ज स्केल पे हम साइज को कंट्रोल कर पाए। तो बेसिकली दो तरीके का मेथड है। एक है टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें हम बड़े पार्टिकल को तोड़ तोड़ के छोटा बनाते हैं और नैनो मटेरियल की तरफ प्रोसीड करते हैं। दूसरा है बॉटम अप अप्रोच, जिसमें एक छोटे एटम से शुरू करते हैं, एक एटम हुआ, नंबर ऑफ एटम्स क्या हुए, कलेक्ट होके क्लस्टर बनाए, वो क्लस्टर कलेक्ट होके क्या बनाए, पार्टिकल बनाए। तो अब हम लोग अगर बात करें बॉल मिलिंग की, तो आप सब लोग, स्लाइड दिख रही है सबको?
नहीं यस दिखेगी तो सर। बोलिएगा बीच में, या यस सुनाई सर। नहीं देगा तब भी बताइएगा, ठीक है। तो ये स्लाइड सबको दिख रही है। इस यस सर। स्लाइड में इस स्लाइड में आपको पहला पिक्चर क्या दिख रहा है, कोई बताएगा? सर सर लाइक ग्राइंडिंग जिसमें हम पीसते हैं सर। सर सिल सील हाँ, लोढ़ा। ये सील लोढ़ा। सिल लोढ़ा लोढ़ा एकदम। सर, लोढ़ा। देखिए, इसीलिए इस स्लाइड का नाम रखा गया है ट्रेडिशनल मिलर, जो सबके घर में। हम करते क्या है मिलर में, आप लोग देखे होंगे, आप लोग की माता जी कई बार मसाला पीसती हैं। मसाला पीसते समय क्या होता है, हम लोग अलग अलग बड़े बड़े छोटे डिफरेंट टाइप के जो है मसाले का साइज होता है, सबको लेके बराबर करते हैं। कई बार उसको और महीन पीसने के लिए और छोटा पीसने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पानी मिला लेते हैं। तो उससे क्या होता है, पार्टिकल छटकते नहीं है, बिखरते नहीं है, जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं वहीं पे पार्टिकल टूटता है। तो अब ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो सदियों से हमारे घरों में यूज होता चला आ रहा है नैनो पार्टिकल बनाने का, क्योंकि जितना बढ़िया मसाला पीसेगा उतना बढ़िया ही खाना बनता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम लोग या हमारे ऋषि मुनि जब थे, तो आप देखे होंगे कई बार जो वैद्य वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो कई सारे पाउडर को ऐसे छोटा सा एक उनका एगेट होता है, उसको हम लोग लैब में बोलते हैं, वो एक मिक्सर टाइप का होता है, उसको हाथ से बैठ के ऐसे 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 पीसते हुए, जैसे लौ भस्म बनाते थे सर या कुछ ग्राइंडिंग। औषधि बनाते थे, देखे होंगे आप कई बार। तो वो उसमें पीसते रहते थे। वो करते क्या थे एक्चुअली, वो वही काम करते थे जो आज नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी हो रही है, कि साइज के अकॉर्डिंग आप ड्रग की जो दवाइयां वो देते थे, ड्रग के साइज को चेंज करके उसका डोज डिसाइड करते थे कि कितना अमाउंट, क्योंकि जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं उसका हमेशा साइड इफेक्ट होता है। तो अगर आप बल्क में बड़ा पार्टिकल खा रहे हैं, तो सेम अमाउंट का मेडिसिन अगर आप नैनो पार्टिकल में लेंगे तो आपको क्या होगा, आपको कम अमाउंट मेडिसिन ज्यादा इफेक्ट दे सकता है। अगर और उससे उसके फायदा क्या होगा, कम एमजी का मतलब मेडिसिन आपको ज्यादा फायदा देगा, तो साइड इफेक्ट भी आपको कम होगा। तो इस तरीके से वो वैद्य लोग काम करते थे। सिमिलरली हम लोग क्या घरों में ये यूज होता है। मॉडर्न डेज में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे टाइप का हम लोग अगर ये देखें, मिक्सर। मिक्सर क्या करता है, चॉप करता है, छोटे 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 पार्टिकल में तोड़ता है। तो मिक्सर का इन जनरल यूज किया जाता है मॉडर्न डेज में। सिल लोढ़े की जगह हम लोग मिक्सर यूज करना शुरू किए। मिक्सर का काम भी वही है, ड्राई जब हम मिल करते हैं, आप देखे होंगे माता जी लोग मसाला जब पीसती हैं, ड्राई पाउडर्स को, ड्राई मसालों को डालती हैं और ग्राइंड चलाती हैं और वो पाउडर की तरह बन जाता है। सिमिलरली गीला भी कुछ हम लोग चॉप करके बना सकते हैं, ग्रेवी टाइप, चटनी टाइप की चीजें। तो प्रॉपर्टी उस तरीके से कई मटेरियल को मिक्स कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। तो ये सारा जो ट्रेडिशनल वे हाउस होल्ड एप्लीकेशन में वी आर यूजिंग ट्रेडिशनल मिलर। सिमिलरली जब हम लैब स्केल में आते हैं, जब मैंने बोला कि दो तरीके का दो मेथड है जिससे हम लोग नैनो पार्टिकल बना सकते हैं। पहला मेथड है टॉप, क्या बोले थे, टॉप डाउन। टॉप डाउन में कर क्या रहे हैं, एक बड़े पार्टिकल को या बल्क सैंपल को, हम लोग लैब में उसको बल्क सैंपल बोलते हैं, उस बल्क सैंपल को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। तो उसका बेस्ट जो मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग ये काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बॉल मिलर। तो बॉल मिलर इज वन ऑफ द, यू कैन से, ग्रीनर अप्रोच फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। क्योंकि जब हम दूसरा, हमने क्या मेथड आपको बताया, दूसरा मेथड बताया बॉटम अप। जब हम बॉटम अप अप्रोच करते हैं, सुनाई दे रहा है, सर जब हम आपका बॉटम अप, वीडियो फ्रीज हो हाँ, गया। वीडियो फ्रीज हो गया। वीडियो फ्रीज हो गया। यस सर सर। जब हम, हाँ, आप वीडियो अभी ऑफ ठीक है, करके ट्राई करो। वीडियो आवाज वीडियो ऑफ तो कर आ दें। रही है, ऑडियो तो आ रहा है। अभी स्लाइड्स स्लाइड, आपकी, स्लाइड स्लाइड ठीक में है, आप, हाँ स्लाइड अभी ठीक चेंज नहीं है। किया है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्लाइड चेंज नहीं किया है, हाँ जी। ठीक है। सर तो आपका जब हम वीडियो रुक अभी गया है ठीक सर। है, आपका हाँ वीडियो ठीक रुक है, गया। चेंज, अभी देखो चेंज किया, चेंज हुआ, यस सर। हाँ चेंज यस हो रहा सर। है। हाँ देन इट्स ओके, अभी चेंज नहीं किया है, ठीक है। हम्म। सो जब हम देखिए जो दूसरा अप्रोच हमारा है, जब बॉटम अप अप्रोच करते हैं, तो उसमें बहुत सारे केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक, कई सारे, हम उसको हम लोग केमिकल रूट से सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल बोलते हैं। तो वहां पे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बल्क सैंपल है, उसको जस्ट हम तोड़ रहे हैं, उसमें कोई एडिशनल हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत कुछ कई बार हम प्रोसेस कंट्रोल एजेंट के तौर पर भी हम आगे बात करेंगे, कुछ सॉल्वेंट यूज करते हैं, लेकिन बिना सॉल्वेंट के भी कई बार हम लोग बना लेते हैं नैनो पार्टिकल। लेकिन जब हम लोग बॉटम अप अप्रोच करते हैं, मतलब एटम से, क्लस्टर क्लस्टर से नैनो पार्टिकल बनाते हैं, तो वहां पे हमको बहुत बारी केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो केमिकल क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है।
तो इसलिए भी ये टेक्नोलॉजी बॉल मिलिंग या यू कैन से कि नैनो पार्टिकल थ्रू बॉल मिलिंग एक ग्रीनर अप्रोच है, या ये ग्रीनर रूट प्रोवाइड करता है सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल का। तो आप नीचे ये पिक्चर देख सकते हो कि ये हम लोग के लैब में दोनों ही तरीके का मिक्सचर और बॉल मिलर है। ये एक मिक्सचर है जिसमें हम लोग अलग अलग साइज के, अभी हम आगे बात करेंगे और डिटेल बॉल का क्या इफेक्ट है, तो अलग अलग साइज के हम लोग बॉल यूज करते हैं इसमें। और इस तरीके का छोटा कंटेनर है यहाँ पे। इस कंटेनर के अंदर हम लोग सैंपल एज वेल एज बॉल को रखते हैं, एंड देन हम इसको ऑन कर देते हैं। तो एक इम्पेलर टाइप का होता है, वो इम्पेलर घूमता है जिससे बॉल घूमती है और ये मिक्स हो जाता है। दूसरे टाइप का मिलर है जिसमें हमारा इसको हम लोग प्लेनेटरी बॉल मिलर बोलते हैं। प्लेनेटरी मोशन सब लोग समझते हैं, प्लेनेटरी मोशन समझ में आता है सबको। जैसे हमारा यस प्लेनेट सिस्टम मूव करता है, प्लेनेट सिस्टम मूव करता है, सर्कुलर भी मूव करता है और सर। अपने स्पिन भी करता है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो प्लेनेटरी मोशन है जिसमें हमारा सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, और ये जो आपका कंटेनर है वो अपने एक्सिस के क्रॉस सर्कुलर भी मूव कर रहा है। तो साइमल्टेनियसली दो तरीके का मोशन है इस सिस्टम में। एक तो ये सर्कुलरली मूव किया, दूसरा इसके एक्सिस के क्रॉस जो कंटेनर है वो भी मूव कर रहा है। तो उससे ज्यादा होमोजीनियस, मोर होमोजीनियस नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो और डिटेल में आपसे बात करेंगे। आप ये कंटेनर देख सकते हो, ये हम जैसे सॉल्वेंट में बोल रहे थे बॉल मिलिंग किए, दूसरा हम ड्राई मिलिंग किए, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ड्राई पाउडर बहुत ही फाइन नैनो पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, जब जिसका जो साइज हम लोग को मिलता है 10 to 30 नैनोमीटर तक मिलता है अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखें तो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये अलग अलग साइज के हम लोग बॉल यूज करते हैं। बॉल क्या करता है, बॉल कोलाइड करता है। जब ये मिलर घूमेगा, बॉल मिलर इस तरीके का इम्पेलर, दो तरीके का बॉल मिलर होता है। एक तो प्लेनेटरी है जो अपने एक्सिस के क्रॉस घूम रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, पूरा ट्यूब घूम रहा है, जो पूरा कंटेनर ऐसे ऐसे सर्कुलरली घूम रहा है। और एक है जो जिस प्लेटफॉर्म पे कंटेनर रखा है वो कंटेनर घूम रहा है। बात समझ में आई? जिसमें कंटेनर रखा है ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, दूसरा रिवोल्यूशन हो रहा है। तो रिवोल्यूशन वाले में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है जितना इस वाले प्रोसेस में इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आपको ये मिक्सचर के लिए ज्यादा बढ़िया है कि पूरा कंटेनर घूमे, वो मिक्स बनाने के लिए, जैसे आप घर वगैरह में कभी कंस्ट्रक्शन होता होगा तो आप देखे होंगे कि घर में जो मशीन आती है जो कंक्रीट का मिक्सचर बनाने के लिए, वो पूरा का पूरा ड्रम घूमता है, उसके अंदर आपका सीमेंट और ये सारा कुछ होता है और ड्रम घूमता है तो मिक्सचर जनरेट होता है। वो मिक्स करने के लिए ज्यादा बढ़िया प्रोसेस है। लेकिन अगर ये वाला बॉल मिलर हम यूज करें जिसमें सर्कुलर मोशन भी हो रहा है अपने एक्सिस के क्रॉस, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके से ये घूमता है, और इसके साथ साथ ये जो कंटेनर है वो अपने एक्सिस के क्रॉस स्पिन मोशन भी कर रहा है। तो इससे होगा क्या कि जब सर्कुलर मोशन होगा तो बॉल्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिख रहा है सबको ये पिक्चर, आप अगर देखो तो इस तरीके से बॉल्स का इंपैक्ट हो रहा है। जब भी इस तरीके से बॉल का इंपैक्ट होगा तो उसके इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल हमारे जो हम मटेरियल लिए हुए हैं, वो मटेरियल जब दो पार्टिकल के बीच में आएगा तो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, और वो इंपैक्ट इस तरीके से बार बार इंपैक्ट होते 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 क्या होगा, पार्टिकल आपका टूटने लगेगा, रैप्चर होने लगेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगेगा। तो बॉल मिलिंग हम लोग दो प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, एक तो तोड़ तोड़ के छोटा करने के लिए, दूसरा कई बार हम लोग एलॉय बनाने के लिए भी बॉल मिलिंग यूज करते हैं, उसको थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो बॉल मिलिंग के लिए हम करते क्या है, कंटेनर में हमने सैम पाउडर को लिया, बॉल्स को डाला, एक फिक्स आरपीएम पे उसको रोटेट कर दिया, मशीन घूमना शुरू की, तो क्या हुआ, बॉल साथ में स्पिन कर रहा है, इसके अंदर का बॉल क्या करेगा, दिस बॉल इज स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस एज वेल एज बार बार वो कूदना शुरू करेगा चारों तरफ। अगर आप इसको देखें तो यू कैन थिंक लाइक दिस कि इस तरीके से बॉल घूम रहे हैं इसके अंदर, तो बार बार क्या होंगे, इंपैक्ट करेंगे मटीरियल को, मटीरियल को इंपैक्ट करते 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 वो छोटा करते जाएंगे, और धीरे धीरे एक टाइम आएगा पार्टिकल आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। ये पिक्चर भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, बार बार पार्टिकल ऐसे घूम, बॉल के साथ साथ पार्टिकल भी आपका घूम रहा है, और बॉल जब इंपैक्ट किया तो क्या किया, पार्टिकल छोटे होते चले गए। तो यू कैन थिंक लाइक दैट कि बॉल मिलिंग जनरेट इंपैक्ट एंड फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल्स एंड मटेरियल, फैसिलिटेटिंग द क्या, साइज रिडक्शन। तो बॉल मिलिंग से हमारा क्या होता चला जा रहा है, साइज धीरे 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 रिड्यूस होता चला जा रहा है, साथ में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, वो फ्रिक्शन से लोकल एनर्जी जनरेट हो रही है। कई बार वो लोकल एनर्जी हम लोग यूज करते हैं एलॉइंग प्रोसेस में, एलॉय बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं बॉल मिलिंग को, साइज रिड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैकेनो केमिकल रिएक्शन के थ्रू, कोई केमिस्ट्री मतलब दो दो प्रोडक्ट अगर आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है तो बॉल मिलिंग में हम मिला के मैकेनो केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट भी बना सकते हैं।
तो बहुत सारा बेनिफिट है इस तरीके से। साइज रिडक्शन होगा, द बॉल मिलिंग प्रोसेस इफेक्टिवली रिड्यूसेस द पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल essential for the various application, increase surface area as I told कि जैसे जैसे पार्टिकल छोटा होता चला जाएगा सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ता चला जाएगा, मटेरियल आपका इफेक्टिवली रिएक्टिव होता चला जाएगा। तो ये यही सारी बात अभी मैं कर रहा था। तो इस तरीके का कुछ स्लाइड दिख रही है सबको? यस यस सर। सर। हाँ, यस सर। अगर आप यहाँ पे देखिए ये दो बॉल है, एक ये ऊपर से एक आपको ये दिख रहा है, ये दूसरा बॉल है। इस तरीके से आपके डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, ए बी सी डी। ये सारे मटेरियल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं और साथ में आपस में बाइंड भी हो रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। और जब ये चपका रहा है, जब ये दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल इस बॉल के बीच में आएंगे तो क्या होंगे, वो आपस में चिपकेंगे भी, लेयर भी बनेगा। तो इस तरीके से कुछ आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता चला जाएगा और पार्टिकल बनता चला जाएगा। तो ये जो नैनोमीटर आप यहाँ पे छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके के छोटे 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 पार्टिकल का कलेक्शन आपको मिलके एक सैंपल बन के मिलेगा, जिसको आप डिफरेंट शेप में जनरेट करके फर्दर यूज कर सकते हैं। ये पिक्चर भी वही बता रहा है कि इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस तरीके से जैसे पहले देखिए इतना बड़ा पार्टिकल था, फिर जब ये मिलिंग ड्यूरेशन आप बढ़ाते चले गए तो छोटा हुआ, फिर और बढ़ाते चले गए टाइम के साथ ये और छोटा हो गया। तो इस तरीके से बॉल मिलिंग क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्चरिंग एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस बेल्डिंग। तो बेल्डिंग एंड फ्रैक्चरिंग, बेल्डिंग मतलब दो मटेरियल को आपस में जोड़ भी दे रहा है, दो छोटे छोटे पार्टिकल को आपस में जोड़ता भी जा रहा है, तोड़ता भी जा रहा है। तो आप दो या तो सिंगल मटेरियल लेंगे तो उसका साइज केवल रिड्यूस होगा, एक से ज्यादा मटेरियल लेंगे तो वो आपस में जुड़ के एक नया मटेरियल भी बन सकता है जिसका साइज बहुत छोटा हो। एक्सक्यूज मैंने मी जैसे सर। बोला कि हाँ बोलिए। Sir, does this binding has some specific use? Actually, you can say like that कि this binding is for the you can say synthesis of different alloying suppose we want to synthesize some alloy, we just you know about the alloy. Yes. Alloy, Yes, you sir. are knowing alloy? Yeah, alloy is a combination of more than one different more than one element. So suppose we want to make a alloy of iron and nickel. Actually, in general, alloying is going to occur by the melting. But Yes. mechanical alloying, we can also generate alloy by mechanical alloying. Mechanical alloying is slow diffusion process. धीरे धीरे हम तोड़ते चले जाएंगे, छोटा होता चला जाएगा। जब एक मटेरियल जैसे इस वाले पिक्चर में लेफ्ट वाले में दिख रहा है कि ABCD, अगर हम 4-5 एलिमेंट ले लें, इन 4-5 एलिमेंट को कंटिन्यूअसली हम तोड़ते चले जाएं तो छोटा होता चला जाएगा। और छोटा होके जब जब एकदम छोटा हो जाएगा तो सरफेस एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, वो दूसरे एलिमेंट को खोजेगा अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। तो Yes, उस sir. प्रोसेस में दूसरा भी एलिमेंट साथ में छोटा हो गया है। तो ये दोनों इतने छोटे हो गए हैं कि जब सरफेस एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए अपने एक दूसरे के पास आएंगे तो दे कैन डिफ्यूज, अंडरस्टैंड, एंड Yes, दे sir. मेक समथिंग लाइक दैट कि द एलॉय इज गोइंग टू बी फॉर्म। मतलब एक आपको सिंगल फेज एलॉय मिल जाएगा। जैसे आप एलॉय का अगर डिफिनीशन जानते हो तो ए कोई एलिमेंट है जिसका कुछ और स्ट्रक्चर है, बी कोई एलिमेंट है जिसका कोई और स्ट्रक्चर है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो आयरन निकल का, आयरन BCC होता है। अभी हम थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं, स्ट्रक्चर आप में भी समझते होगे या नहीं, स्ट्रक्चर समझते हैं मटेरियल Yes, का? sir. यस Yes, सर। sir. BCC मतलब कॉर्नर एटम और एक सेंटर में एटम हुआ, Yes, sir. और FCC मतलब सारे कॉर्नर एटम और सबके फेस सेंटर पे एटम है। तो निकल का अपना अलग स्ट्रक्चर है, आयरन का अपना अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन जब ये एलॉय बनाएगा तो इन दोनों से कुछ अलग स्ट्रक्चर बनेगा। एलॉय Yes, का sir. ये खूबी होता है। तो Okay, जब sir. अलग Thank you, sir. स्ट्रक्चर जब अलग स्ट्रक्चर बनता है तो उसके इसमें क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी टोटली अलग होती है। तो जब आप कई बार Like a हमको एलॉय compound, बनाने sir. एक compound जैसे. कंपाउंड इज अ डिफरेंट थिंग। अभी हम ठीक है, कंपाउंड में बॉन्ड बनता है, एलॉय मेटालिक होता है, कंपाउंड नॉन मेटालिक होता है। Okay, sir. Thank you, sir. बात समझ में आई? सर मेटालिक और नॉन तो मेटालिक समझ में आया? तो मेरे सर को एक ना और वो क्वेश्चन। इसके दूसरे पार्ट में डाउट था, मतलब इसके दूसरे टाइप में डाउट था हाँ बोलिए। सर। मेरे को एक्चुअली उसका दूसरा टाइप समझ नहीं आया। पर दूसरा टाइप सरफेस मतलब? एनर्जी क्या होती है? हाँ, सरफेस एनर्जी आप ये कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज को छोटा करते चले जा रहे हैं, ठीक, छोटा यस कर रहे हैं तो उसके अब आप इस तरीके से समझिए कि जो पार्टिकल है वो किससे मिलके बना है? सर, एटम से। एटम्स से। एटम से। तो अभी क्या था, अभी अगर मान लीजिए इन जनरल ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वी आर नोइंग दैट कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर आप कुछ एरिया का मटेरियल कंसीडर करें
तो उसमें टोटल जो पार्टिकल होता है 10 टू पावर 28 पार्टिकल्स, 10 टू पावर 28 एटम्स होते हैं। बात समझ में आया? अगर आप 1 Yes, sir. सेंटीमीटर स्क्वायर का एक पार्टिकल लेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर समझते हैं, स्केल छोटा Yes, वाला sir. याद करिए। 1 Yes, सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हम रेक्टेंगुलर शीट ले लें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 10 टू पावर 28। ठीक है? okay. तो अब 10 टू पावर 28 एटम्स क्या कर रहे हैं, और हर एक एटम के पास क्या है? उसका न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ Yes, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। yes, sir. ठीक? और ये इलेक्ट्रॉन उस एटम की कुछ एनर्जी होगी। Hmm. वो एटम की एनर्जी मिनिमाइज कैसे हुई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम, क्योंकि बॉन्ड बनाया इस तरीके से, सब लोग एक साथ डेकोरेट हुए एक साथ। जब जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखिए सब डेकोरेट हुए हैं Yes, sir. तो सबका इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ? एनर्जी मिनिमाइज हुई। Minimize हो गई है, हाँ अब सर, ये got 1 it. सेंटीमीटर, आप समझ में आया? अब ये 1 Yes, sir. सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर मटेरियल है, 10 टू पावर 28 एटम्स इसके अंदर एज्यूम करिए। सॉरी। तो जैसे जैसे आप छोटा कर रहे हो तो क्या हो रहा है? सरफेस पे नंबर ऑफ एटम बढ़ता चला जा रहा है। Yes, sir. पर यूनिट सरफेस एरिया पे नंबर ऑफ एटम बढ़ गया तो क्या हो गई? रिएक्टिविटी बढ़ गई, मींस उसकी सरफेस एनर्जी सॉरी सरफेस एनर्जी बढ़ गई थोड़ी। समझ में आई बात? Yes, सर sir. और ये जो सर सरफेस ये एनर्जी बढ़ी, सरफेस एनर्जी जो बढ़ी सॉरी, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? तो मेरे को सर इसका ये मतलब नैनो दूसरा पार्ट टाइप समझ नहीं आया। सर ये Sorry. नैनो पार्टिकल सिर्फ एलिमेंट्स का होता है या फिर कंपाउंड्स का भी होता है? नैनो पार्टिकल एलिमेंट्स का भी होगा, कंपाउंड्स का भी होगा, किसी मटेरियल तो का भी सर होगा, सबका होगा। अगर एक वो डाउट, अगर मान लीजिए कि कोई गैसेसियस या फिर लिक्विड कंपाउंड हुआ तो गैस उसका तो गैस बॉल और माइनस। लिक्विड, नहीं, गैस और लिक्विड के केस में नहीं, मटेरियल, मटेरियल मतलब हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है? गैसेस स्टेट में तो ऑलरेडी ऑलरेडी आपके मॉलिक्यूल इतने दूर दूर है कि वो बाउंडेड स्टेट में है ही नहीं, उनका कोई शेप और साइज तो है ही नहीं है। लिक्विड में भी कोई शेप और साइज नहीं है उसका। जो हम बाहर से देते हैं वॉल्यूम, जिसमें हम रख देंगे लिक्विड को, उसका शेप और साइज ले लेगा वो। तो हम यहाँ पे जो भी ओके बात सर, कर रहे हैं, हम सॉलिड मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक? अच्छा, ओके सर, कौन ओके। बोल रहा था सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया? देखिए सेकंड मेरे को पार्ट में अभी जैसा, हाँ अभी हम बात कर रहे थे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा था? सेकंड पार्ट में क्या हो रहा था? सेकंड पार्ट में हम लोगों का हो ये रहा था कि एलॉइंग हो रही थी। मैंने एक टर्म यूज किया, एलॉय बनना, एक प्रोडक्ट बनना। प्रोडक्ट कैसे बनना था? अभी थोड़ी देर पहले कोई पूछ रहा था कि सरफेस एनर्जी कैसे बढ़ रही है। सरफेस एनर्जी बढ़ गई जब जब पार्टिकल छोटा हुआ तो सरफेस पे पर यूनिट एटम, नंबर ऑफ एटम ज्यादा आ गए। वो और जो एटम आए सरफेस पे उनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सैचुरेट नहीं हो पाया, जिससे उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब इसी तरीके का एक पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल है, दूसरा नैनो पार्टिकल उसके बगल में है जिसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उसका भी सरफेस एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अब क्या चाहेंगे? आप सब लोग समझ जानते हैं कि हर एक मटेरियल, हर एक सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। आप लोग बच्चे हैं, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है तो आप जाते हो खेल कूद के आते हो तो एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है, फिर शांत होकर बैठ जाते हो। उसी तरीके से जब एटम मटेरियल हमारा या नैनो पार्टिकल हमारा या एटम एक्साइटेड स्टेट में है, हायर एनर्जी स्टेट में है, तो वो न्यूट्रलाइज होने के लिए वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को फिर से मिनिमाइज करने के लिए बाउंड होना चाहेगा। अब बाउंड होने के लिए अगर या तो वो सिमिलर टाइप के एटम पार्टिकल के साथ फिर से जुड़ के एक बड़ा क्लस्टर बना ले, या क्या करेगा? अगर उसके पास ऑप्शन रहेगा कि बगल में दूसरा एटम है, दूसरा एलिमेंट है, दूसरा नैनो पार्टिकल है जिसके साथ वो डिफ्यूज हो सकता है और जिससे सरफेस एनर्जी मिनिमाइज हो सकती है, तो उसके साथ कोई दूसरा मिलके बॉन्ड बना लेगा। बात समझ में आई? तो कुछ एक अलग प्रोडक्ट भी बन सकता है। क्लियर हुआ? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? सुनाई नहीं दे रहा है? तो दे रहा है। हाँ, समझ में आया? यस सर। तो सरफेस एनर्जी जो इनहेंस हुई है ना, उसके मिनिमाइजेशन की वजह से दो तरीके के, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 3-4 तरीके का एलिमेंट हम लोग ले लिए। अब इसको पार्टिकल छोटा किए, सरफेस एनर्जी बढ़ी, तो सबकी सरफेस एनर्जी बढ़ गई। अब सब क्या चाहेंगे? सब इसको मिनिमाइज करना चाहेंगे। मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? सब फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो जब इस जुड़ने के प्रोसेस में कई बार हमको नया मटेरियल भी बन जाता है, एलॉय भी बन जाता है, या कोई हम ऑक्साइड भी लेके चलें तो ऑक्साइड भी बन जाता है। ठीक है, आगे चलें? Yes, सर sir.
हाँ सर एक हाँ बोलिए। टॉप टू डाउन प्रोसेस है, अप्रोच है, हम्म और एक डाउन टू अप अप्रोच है। तो जी, सर ये ग्राइंडिंग वाला डाउन अप्रोच है, तो सर टॉप टू इसमें डाउन ग्राइंडिंग पर ही एक नया नैनो साइज। मटेरियल मिल जा रहा है, यस यस, या फिर? नया नैनो मटेरियल नहीं। जैसे मान लीजिए आयरन लिए आप, आयरन लिए, आयरन का पाउडर लिए। आयरन देखे हैं सब लोग, जब वो रस्ट होता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, नहीं तो नॉर्मली आयरन रहता है। उसके छोटे छोटे टुकड़े पाउडर ले लीजिए आयरन का। अब जब उसका आयरन का आप पाउडर निकालेंगे तो उसका जो साइज होगा वो माइक्रोन ऑर्डर का होगा, बहुत बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा, तो उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा। लेकिन अगर हम उसको नैनोमीटर ऑर्डर में तोड़ के ले आए, छोटा करके ले आए, तो क्या होगा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि सरफेस एनर्जी चेंज कर रही है, ये सारा कुछ बदल रहा है उस केस में। ठीक है, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो ये टॉप डाउन अप्रोच हुआ। एक ये बॉल मिलिंग का एक यूज ये है। दूसरा यूज है बॉल मिलिंग का कि हम बॉल मिलिंग यूज करके हम क्या कर रहे हैं, नया मटेरियल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉल मिलिंग यूज करके हम नया मटेरियल भी बना ले रहे हैं। ठीक है, चले आगे। सर तो सर वापस से सर छोटे छोटे मटेरियल मिल करके सरफेस एनर्जी अपना घट करके बना रहे थे माइक्रोमीटर रेंज हाँ का। तो हाँ, ये अच्छा वो क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत बढ़िया बात बोले हैं ये। लेकिन अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर हम इस तरीके से समझाएं कि देखिए जो बल्क सैंपल होता है, बल्क समझते हैं जिसको हम बड़ा बोल रहे हैं, ठीक है, माइक्रोन ऑर्डर का बोल रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो सारे के सारे एक दूसरे के जो उसके अंदर जो ग्रेन होते हैं, मतलब जिसको आप पार्टिकल बोलते हैं, वो पार्टिकल सेपरेट नहीं होते, वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप आयरन का सीट देखे होंगे घर में कई बार, देखें, यस सर। यस सर। एल्यूमिनियम का सीट देखे होंगे, या इस सबसे अच्छा आप एक एलॉय ले सकते हैं, आप सब लोग यूज करते हैं स्टील की प्लेट। स्टील क्या है, एक एलॉय है, जानते हैं सब लोग। यस यस सर। हाँ, उसका एक सीट जब हम लिए तो वो क्या है, एक बल्क सिस्टम है वो। उसके अंदर जो, अभी जब हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल एक छोटा सा रीजन, एकदम स्मॉलेस्ट नैनो पार्टिकल है वो, जिसका डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम है। ठीक है, और आप अभी जो प्लेट देख रहे हो वो क्या है, कई बारी वो आपकी जो है कितना 30 सेंटीमीटर है, 1 फीट के आसपास है। कई बारी आपका बड़ी प्लेट है तो वो आपका 1.5 फीट के आसपास है। तो उसके केस में क्या है, उसके सारे ग्रेन एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज है। जो सीट आप देख रहे हो, ग्रेन या पार्टिकल जो हम बोल रहे हैं, पार्टिकल आप समझिए, ग्रेन अभी आप समझ नहीं पाएंगे। पार्टिकल जो है वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलॉक्ड है, उसमें अलग अलग पार्टिकल नहीं है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। बात समझे। और जब आप उसको तोड़ोगे, क्रश करोगे, अच्छा एक और एग्जांपल आप छोड़ दीजिए, आप सिंपल एक पेपर का एग्जांपल ले लीजिए। पेपर देखे सब लोग, A4 शीट। यस यस सर। सर। हाँ, ये जो A4 शीट होती है ये बल्क सैंपल है, मान लीजिए बल्क मटेरियल है हमारा। ठीक, अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए। ठीक, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम एक साथ कलेक्ट करके रख दिए, तो क्या उसके पार्टिकल आपस में जुड़ गए। नो सर। नो सर। नो सर। क्लियर हुआ, यस यस सर। बात समझ में आई। बात हम इसी की कर रहे हैं। ये जो छोटा पार्टिकल अभी भी आप आंख से देख पा रहे हैं वो नैनो मटेरियल नहीं है, लेकिन आप इसी तरीके से एज्यूम कर सकते हैं लेंथ स्केल पे कि छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको आप आंख से भी नहीं देख सकते हो, वो क्या करेगा, एग्लोमरेट करेगा, मतलब अपने चारों तरफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ के फिर से एक बड़ा सीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्लियर हुआ। सर अगर हम यस सर। और नैनोमीटर और अगर फिर से अगर आपको शीट बनाना है तो फिर से उसको प्रोसेस करना पड़ता है कुछ, तब वो फिर से शीट जैसा कुछ बनेगा। ठीक, तो उनके पार्टिकल्स को फिर से आपको डिफ्यूज करा के फिर से डिफ्यूजन करके कुछ शीट लाइक थिंग बनानी पड़ेगी आपको। तो ये जो पार्टिकल आया, पाउडर लाइक आया, इसका प्रॉपर्टी टोटली अलग होगा जो कि ये बल्क में था। समझ गए। सर इनका हाँ सर। रेशियो क्या रहता है? पार्टिकल पार्टिकल बना, फिर पार्टिकल मिल करके माइक्रो साइज का नहीं नहीं बनना? नहीं, पार्टिकल मिलके माइक्रोसाइज नहीं बनेगा भाई, जब तक कि हम नहीं बनाएंगे। यस सर। बात समझे। यस सर। जब तक कि हम इसको बड़ा नहीं करेंगे, बॉल मिलिंग से कभी भी बड़ा पार्टिकल नहीं बनेगा, वो हमेशा तोड़ेगा ही। ठीक, और अगर जब भी जैसे मान लीजिए अलॉय बनना है बॉल मिलिंग से,
छोटा छोटा पार्टिकल हुआ, वो दो छोटे पार्टिकल आपस में मिलकर कोई एलॉय बनाए, तो वो एलॉय ऐसा नहीं है कि वो बल्क एलॉय है, उसका जो एलॉय का भी जो पार्टिकल साइज है वो नैनोमीटर ऑर्डर का है। बात समझ में आई? सर बोलिए। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं आप बाद में पूछ लीजिएगा, सर को अपना प्रेजेंट करने दीजिए, क्योंकि मैम ठीक है, हमारे कोई पास नहीं, ज्यादा अच्छा है। समय नहीं है। सर थोड़ा करियर्स पर भी बात करेंगे, हाँ हाँ, तो मैं थोड़ा, ठीक है, अभी बच्चों की हम क्यूरियोसिटी ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट है। सर का सुन ठीक है। लेते हैं। हाँ नहीं, हाँ, एक्चुअली मुझे अच्छा लग रहा है इन लोगों से इंटरेक्ट करके। ठीक। सर वन हाँ क्वेश्चन हाँ है। हाँ, हाँ हाँ, चलिए जल्दी जल्दी सॉर्ट करते हैं, चलिए। हाँ बोलिए। सर जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन में सर वो टॉप टू बॉटम माना जाएगा कि बॉटम टू अप वाला? तो ये सेंट्रीफ्यूज जब आप करते हैं तो जो डिस्पर्स पार्टिकल है उनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसमें पार्टिकल को आप कुछ ना तो टॉप टू बॉटम है ना तो बॉटम टू टॉप है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? सेंट्रीफ्यूज इज अ प्रोसेस जो एग्लोमरेटेड पार्टिकल होंगे उनको हम सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ठीक? तो उसमें हम एलॉय मिक्स एलॉय बनाने के लिए नहीं यूज कर सकते? नहीं, उससे आपका एलॉय नहीं बनेगा कभी भी। जो पार्टिकल कलेक्ट हुए ना, मैं बोला सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए जो डिफरेंट पार्टिकल कलेक्ट हुए, मतलब कलेक्ट मतलब वो डिफ्यूज नहीं है, वो एक दूसरे से सरफेस पे कांटेक्ट में है। जैसे आप टेल्कम पाउडर अपने घर में देखते होगे, पाउडर का सिंगल पार्टिकल आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब आप उसको लेंस से देखो तो यू कैन फाइंड कि आपको बाउंड्री टाइप का, जैसे ये दिखाई दे रहा है, तो ये कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल है। इस तरीके से बॉल है एक्चुअली, लेकिन इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऐसे ही चिपके रहेंगे, कलेक्टेड रहेंगे, ठीक है? लेकिन अब आप इसी को अगर सेंट्रीफ्यूज में डालोगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल आपके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, ओके सर। तो जैसे घर में पाउडर जो आप देखते हो, तो पाउडर को जब आप उसको रगड़ते हो, जब दो हैंड के अपने फिंगर्स के बीच में लेके जब आप रब करोगे उसको, तो आपको तब आपको फील होगा कि यू कैन फाइंड लाइक कि मतलब वहां, या सैंड आप ले लो, सैंड याद है आपको सबको? सैंड आप देखते हो तो आपको क्या दिखता है, अलग अलग पार्टिकल दिखाई देते हैं सैंड में, यस सर। यस कि कलेक्शन ऑफ पार्टिकल दिखाई देता है। सर, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन जब आप हैंड में लेते हो तो व्हाइट वाला सैंड सोचो, कभी इमेजिन करो, you can feel like that कि यस सर, all are accumulated, समझ गए they सर, all समझ are, गए। यस समझ सर। गए? हाँ। The same example you can think for the case of the nanomaterial, या मेटालिक सिस्टम है या बल्क सिस्टम है या जो भी आपका सॉलिड सिस्टम है, उसको अगर आप साइज रिड्यूस करेंगे तो इस तरीके का फिनोमेना होगा। बस अंतर ये है कि सैंड को आप आंख से देख सकते हो, उसको टच करके फील कर सकते हो, यहाँ पे आपको देखने के लिए कुछ अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें कि बॉल मिलर हमारा 2-3 तरीके का होता है, जैसा आप पहले बोल रहे थे, एक एटेटर बॉल मिलर होता है जिसमें ये एम्पिलर है, जिसमें कई सारे बॉल हैं, यहीं पे ये एम्पिलर घूमता है, ये कंटेनर हमारा स्टैटिक रहता है और बॉल घूमने की वजह से कुछ इम्पैक्ट जनरेट करता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कम होता है एज कम्पेयर टू प्लेनेटरी बॉल मिल, क्योंकि प्लेनेटरी बॉल मिल में आप यहाँ पे देखोगे तो बॉल अपने स्पिन, अपने एक्सिस के क्रॉस भी स्पिन कर रहा है और साथ में पूरा जिस प्लेट पे रखा हुआ है वो प्लेट भी मूव कर रहा है। तो ये कम टाइम में आपको, दोनों का अपोजिट मोशन होता है, ये कम टाइम में आपको ज्यादा इम्पैक्ट जनरेट कर सकता है। और डिफरेंट टाइप का आप बॉल यूज कर सकते हो, अलग अलग बॉल का अलग अलग यूज है। यहाँ पे आप स्टेनलेस स्टील बॉल यूज कर सकते हो, जर्कोनिया एक मटेरियल है, जर्कोनियम ऑक्साइड होता है, वो यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की बॉल होती है वो यूज कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल। और बॉल का शेप, मतलब यू कैन से अमूमन वी आर यूजिंग सर्कुलर शेप बॉल्स, बट द वेट ऑफ द बॉल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिकॉज there is in each, whenever we are ball milling, there is a impact of the two ball. So if the weight of the ball in that case is going to be important, because if you want to synthesize some material, you can say in less time, in that case you sometimes you need a large amount of impact. Okay, तो जल्दी जल्दी impact करेंगे, heavy impact करेंगे, तो इस तरीके से मटेरियल का क्वालिटी भी अलग अलग आएगा। तो एवरीथिंग डिपेंड कि आप किस टाइप का प्रोसेस कंट्रोल यूज कर रहे हो, बॉल का शेप साइज क्या है, और साथ में आप मटेरियल क्या ले रहे हो जिसको तोड़ना चाह रहे हो। कई बारी हार्ड मटेरियल लोगे तो ज़्यादा देर में ब्रेक होगा, कई बारी जैसे एल्युमिनियम लेंगे और अगर हम वो ले लें, जर्कोनियम ले लें या टाइटेनियम ले लें, तो उस केस में हमको टाइटेनियम के केस में ज़्यादा टाइम लगेगा, एल्युमिनियम के केस में उसको ब्रेक करने में कम टाइम लगेगा। ठीक, तो एज आई टोल्ड कि मिलिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है, मिलिंग ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। स्पीड एंड ड्यूरेशन मस्ट बी ऑप्टिमाइज। किसी पर्टिकुलर साइज के लिए आपको स्पीड
और ड्यूरेशन दोनों को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना साइज चाहते हो ये आपको कंडीशन ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन तक हम बॉल मिलिंग करेंगे तो हमको इतना साइज मिल जाएगा, क्योंकि एज आई टोल्ड कि साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल इज इंपॉर्टेंट. ओके, एंड द सेकंड थिंग इज वेरी हाई मिलिंग स्पीड. कई बार हम लोग को लोकल टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देती है, तो जब हमको एलॉइंग करना होता है तो हाई मिलिंग स्पीड पे करते हैं. जब हमको केवल पार्टिकल को तोड़ना होता है तो थोड़ा स्लो मिलिंग स्पीड पे करते हैं. ये कई सारा पैरामीटर है जिससे हम लोग साइज शेप ये सब कुछ कंट्रोल कर पाते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कई तरीके के बॉल हम लोग यूज किए हुए हैं. कुछ हैवी बॉल्स हैं. हैवी बॉल का काम होता है कि इम्पैक्ट ज्यादा जनरेट करना. छोटे बॉल का काम होता है कि जो पार्टिकल नीचे बैठ जा रहे हैं कंटेनर के अंदर उनको फिर से ऊपर उठाना. ये ऊपर उठाएंगे और ये इनके बीच में आएगा और ये फिर से इम्पैक्ट डालेगा, फिर से तोड़ेगा. तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक कि पूरा होमोजीनियस सिस्टम, या आप जब तक न चाहें कि कितने साइज का आपको मटेरियल बनाना है. तो एक और पैरामीटर होता है बॉल टू पाउडर रेशियो. हम लोग बोलते हैं कितना बॉल लिए हैं और कितना पाउडर लिए हैं, ये इम्पैक्ट को डिटरमाइन करेगा. ठीक है, कितना हम पोर्शन बॉल मिलर का भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो स्पेस देगा बॉल को और पाउडर को घूमने के लिए. तो ये सब बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर हैं जो साइज को गवर्न करते हैं कि किस साइज का कितने सरफेस एरिया का मटेरियल आप जनरेट करना चाहते हैं. तो ये सारे कुछ पैरामीटर हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं. थोड़ा सा 1 मिनट ये बोल लें, फिर हम इसका क्वेश्चन ले लेंगे, फिर आगे चलते हैं. तो अगर हम बात करें व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ दिस टेक्निक, you can think about that कि this technique is as I told कि this is one of the effective technique because in this process we are not using any harmful chemical, we are just grinding our sample, and only by grinding we are achieving at the level of the nano scale, and through which we can modify, we can enhance the property up to manifold. So this is one of the cost effective technique. Greener synthesis approach है. सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोसेस वेरी सिंपल है. और हम सब लोग अपने, जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्लाइड में दिखाया कि ट्रेडिशनली हम लोग इस टेक्निक को यूज करते चले आ रहे हैं. तो इंडिया में नैनो मटेरियल बॉल मिलिंग सब कुछ बहुत पहले से होता आ रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, हम उस नाम से उसको नहीं जानते थे. तो थोड़ा सा लिमिटेशन है, क्योंकि कई बार हम अगर इस तरीके का अगर हम आयरन बॉल यूज करें तो उसके इसमें कई बार आयरन का कंटामिनेशन आता है, इसीलिए आयरन बॉल को अवॉइड करके हम जरकोनिया का बॉल यूज करते हैं. ठीक है, एल्यूमिना का बॉल यूज करते हैं. और कई बार स्केलेबिलिटी मतलब यू कैन से कि साइज कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत बार इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि आप कई सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन आप एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर आप कंडीशन को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे. सो these are the different application of the nano material. As I told, nano materials बॉल मिलिंग का यूज हर एक एरिया में है. फार्मेसी में यूज करते हैं, डिफरेंट नैनो मेडिसिन बनाई जा रही हैं आजकल जिससे डोज कंट्रोल किया जा सके मेडिसिन का, और हमको हार्मफुल यू कैन से साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन से बचाया जा सके. एज आई टोल्ड, मटेरियल साइंस में हम लोग अलग अलग तरीके के नैनो मटेरियल्स को बना के हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज, यू कैन से बैटरी एप्लीकेशन, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को हम लोग देख सकते हैं. माइनिंग में यूज है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, फूड में, मेटलर्जी में, हर एक एरिया में यू विल फाइंड. Cosmetics में you will find there are n number of application, n number of uses of ball milling in different industry also. People are widely using nowadays this technique because this technique is one of the greener way to synthesize nanoparticle. So with this, अगर आप लोगों को इस पोर्शन से कुछ हाँ एक थोड़ा सा और हम लोग जो लैब में अपने काम कर रहे हैं, हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, we are trying to generate, we are using ball milling to synthesize some alloy. So we are using 4 or 5 different type of element, and by using these 4-5 different type of element, we can synthesize a solid solution phase single phasic alloy. And these alloys are in our lab. We are using these alloys for hydrogen storage, magnetic property, you can say energy conversion, energy storage. We have wide application of these alloys, and we are demonstrating this for a number of application. So I'm not going. There is an example. You can think like this. दिख रहा है सबको स्लाइड? यस सर. हाँ, तो आप ये लास्ट स्लाइड, इस स्लाइड में आप नीचे देख सकते हैं कि ये हम लोग का एलॉय बना हुआ है. ठीक, हम लिए क्या थे, हम शुरुआत में लिए थे सब अलग अलग एलिमेंट. ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड क्रोमियम, और इन सबको हम लोगों ने 20 घंटा बॉल मिल किया. जो कंटेनर मैंने शुरुआत में दिखाया था इस तरीके से, ये कंटेनर है, इसके अंदर हम लोगों ने बॉल मिल किया, मतलब इसको रोटेट कर रहे हैं और ये अपने एक्सिस के क्रॉस स्पिन भी कर रहा है. तो ये दोनों मिल के क्या बन गया,
आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एलॉय बन गया। पहले इसका ये एक्सआईडी है, ये अभी आप नहीं समझोगे, लेकिन एक्सआईडी टेक्निक है जिससे हम ये बताते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बदला। तो पहले हमारा इस तरीके का पीक आ रही थी, अभी अब हमारा सिंगल फेजिक पीक आने लगी, तो हमारा कुछ एलॉय बन गया एफसीसी टाइप। अब जो एलॉय बना उसका ये सेम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्योंकि मैं बोल रहा था कि नैनो पार्टिकल्स को देखने के लिए हम लोग को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन या माइक्रो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी। तो एसईएम है ये, और एसईएम का अगर हम पार्टिकल साइज देखें तो ये एग्लोमरेटेड दिख रहा है। एज आई टोल्ड कि पार्टिकल साइज जब छोटा होगा, टूटेगा, तो वो साथ में चिपका रहेगा। तो बंचेज ऑफ द पार्टिकल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बंचेज ऑफ द पार्टिकल का एग्लोमरेटेड जो साइज है वो 6 to 25 नैनोमीटर है। अब इसके अंदर जब आपको देखना होगा, इसका छोटा पार्टिकल आपको देखना होगा, तो वहां पे आपको टीएम करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का कलेक्शन होकर आ रहा है वो 6 to 25 नैनोमीटर आ रहा है। फर्दर अगर हम इसको 40 घंटा बॉल मिल कर दें तो ये साइज फर्दर रिड्यूस होकर 3 to 12 नैनोमीटर होगी। फिर फर्दर अगर हम रिड्यूस किए, बंच का साइज है, पार्टिकल का नहीं, इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं, ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का जो कलेक्शन बना है उसका साइज है 3 to 12 नैनोमीटर। और फर्दर अगर हम इसको 220 घंटा जब बॉल मिल किए, 220 घंटा बॉल मिल करने के बाद हमको ये मिला कि एक तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो अलग बात है, लेकिन आप ये देखोगे तो यू कैन थिंक लाइक दैट कि बहुत फाइन हो गया है। इसका जो बंच है, जो कलेक्शन है, कलेक्टेड पार्टिकल है, एग्लोमरेटेड पार्टिकल है, उनका भी साइज 5 माइक्रोन तक है। तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर जो नैनो पार्टिकल होगा उसका साइज कितना रिड्यूस हो चुका होगा। यहीं पे ये हम लोग टीएम करते हैं, तो यहाँ पे जो नैनो पार्टिकल आता है वो 30 नैनोमीटर के 50 to 60 नैनोमीटर आता है, तो ये अराउंड अप टू 10 नैनोमीटर पहुंच चुका होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, और प्रॉपर्टी तो टोटली डिफरेंट है। अगर हम इसको हम लोग पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, तो हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट मेनी टाइम आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनहेंस किया होता है। तो बॉल मिलिंग इन नटसेल वी कैन से कि बॉल मिलिंग इज अ process through which you can generate nanoparticles, and these nanoparticle having various application in different area। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है इस पोर्शन से तो आप लोग बात कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन, हम कई सारे हम लोग बात कर लिए, थोड़ा एक दो और ले लेते हैं, बस दो। बोलिए सर, सेमीकंडक्टर्स में जो डोपिंग की जाती है उसमें भी यूज कर सकते हैं? सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग करते हैं, सेमीकंडक्टर में डोपिंग जनरली हम लोग करते हैं। सेमीकंडक्टर हमारा कोवेलेंट बॉन्डेड सिस्टम होता है, जिसमें एक एटम के जगह पे, जब आप सिलिकॉन को याद करते हैं, सिलिकॉन आप लोग को पढ़ाया गया 12th में, आप 12th में है, 10th पास आउट है, तो अभी शायद उस तरीके से सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे होंगे। कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड होता है, तो उसमें एक एटम को सेमीकंडक्टर में क्या कहते हैं, सिलिकॉन के एक एटम को हटा के हम लोग फास्फोरस या यू कैन से वो पी टाइप या एन टाइप बना लेते हैं। तो फास्फोरस या फिर एल्यूमिनियम को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक, तो उस सब्स्टिट्यूशन के लिए हमको दूसरा प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, कई बार हो सकता है कि कुछ मटेरियल में इस तरीके से हो पाए, लेकिन जब हम लोग स्टैंडर्ड सिलिकॉन या ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है जिसके थ्रू बनता है। आजकल के जैसे आप ऑक्साइड अगर सेमीकंडक्टर लो, तो उसके इसमें इस बात की पॉसिबिलिटी है कि प्रॉपर्टी या बैंड गैप को आप ट्यून कर पाओ इसके थ्रू, बात समझ रहे हो, लेकिन यू कैन से सब्स्टिट्यूशन कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी है, और उसी साइट पे सब्स्टिट्यूट हो, ये यहाँ पे कंट्रोल नहीं। ठीक है सर, यहाँ फेस चेंज क्या है? हाँ सर, यहाँ दूसरा जो ग्राफ है उसमें फेस चेंज क्या है? हाँ, फेज चेंज मतलब एक स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एफसीसी था, एफसीसी समझ रहे हैं आप, ये एफसीसी Yes, कन्वर्ट हो गया दूसरे स्ट्रक्चर में जो कि C14 लावेज फेजेस है, जिसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम किया क्या, दो काम कर रहा है बॉल मिलिंग, तो साइज को रिड्यूस कर रहा है, उसके साथ जो एनर्जी ज्यादा जा रही है वो एनर्जी क्या हो रही है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जा रही है। तो ये दिखा रहा है, देखिए इस तरीके से कुछ पीक आ रही थी, ये एक्साइडी डायफ्रेक्शन डेटा है। तो ये पीक क्या हुई, धीरे 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 जब हम मिलिंग टाइम बढ़ाते चले गए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ कुछ फेज बदल गया। तो जो ये फेज बदला, वो जो बदला हुआ फेज है वो हेक्सागोनल फेज है, ये एफसीसी है। इससे ज्यादा अभी आप नहीं समझ पाओगे फेज के बारे में। स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए सर क्वेश्चन था। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर नैनो पार्टिकल्स का नैनो पार्टिकल्स का तो सरफेस एनर्जी ज्यादा होता है, तो Yes. वो क्या एयर के पार्टिकल के साथ जोड़ सकते हैं? तो क्या हम उसको मास्क के अंदर यूज कर सकते हैं? मार्स के अंदर तो आप यूज करते हैं, बहुत सारे नैनो पार्टिकल इस तरीके से काम हो रहे हैं कि पीपल आर ट्राइंग टू जनरेट सच टाइप ऑफ नैनो पार्टिकल, जो कि मार्स में CO2 बहुत सारा है, उस CO2 के साथ इंटरेक्ट करके कुछ आपका चार्ज स्टोरेज या बैटरी एप्लीकेशन की तरह काम कर सके।
इस तरीके के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं कि एयर के साथ जुड़ जाए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि डेंसिटी उस केस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम मेटालिक सिस्टम लेके चल रहे हैं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो एयर से हैवियर है। बात समझ में ओके आई? सर। ठीक, तो जी इस सर। तरीके के दूसरे नैनो मटेरियल हैं जिसकी डेंसिटी एयर से कम है, जैसे कार्बन एरोजेल। कभी आप सर्च करिएगा, आपका इंटरेस्ट हो तो नोट डाउन कर लीजिए, कभी पढ़िएगा। कार्बन एरोजेल लाइटर देन एयर है, तो वो एक अलग तरीके का मटेरियल। ठीक है, थैंक यू, सर थैंक यू बॉल सर, मेलिंग थैंक यू सर। प्रोसेस एग्रीकल्चर में कैसे यूज होगा? अगर एग्रीकल्चर में आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप डिफरेंट यूरिया, कार्बाइड, ये सब यूज कर रहे हैं, तो अब आप जैसे मान लीजिए बड़े पार्टिकल्स को आप यूज कर रहे हैं, ठीक, और उधर नैनो पार्टिकल्स को यूज कर रहे हैं, तो कम अमाउंट ऑफ दीज पार्टिकल ज्यादा एरिया में डिस्पर्स हो पाएगा। बात समझ में आई? यस सर। अभी Thank आप you, यहाँ पे देख रहे हैं, ये बस ये पिक्चर आप अज्यूम कर लीजिए, समझिए कि यूरिया का पिक्चर है। ठीक, तो आप ये देखिए कि अगर इतना बड़ा बड़ा हम डिस्पर्स करें और इतना ये इसको हम स्प्रेड करें कहीं पे, किसका स्प्रेड करना ज्यादा आसान हो जाएगा, या कम अमाउंट किसका लगेगा, इसका या इसका? ये सर थर्ड वाले का थर्ड वाले ज्यादा का। जगह तो फैलेगा। बस ज्यादा स्प्रेड होगा, कम अमाउंट ऑफ यूरिया में आप ज्यादा यूज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि यूरिया भी हम लोग के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक आजकल उसकी बात कर रहे हैं, फार्मिंग की बात कर रहे हैं। यूरिया इज, बात समझते हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, ठीक है, आगे चलें। सर एक क्वेश्चन और है। सर एक डाउट था। ठीक है, पूछिए। सर क्लास सर 10th में नमस्ते सर। सर मेरा बारी बारी पूछिए भाई, बोलिए कौन बोल रहा है? सर अच्छा मैं बोल रहा हूँ। सर क्लास 10th में एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर हाँ। जैसे नैनो स्केल में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एकदम जैसे गोल्ड। एकदम सर एकदम गोल्ड है। एकदम सर एकदम चेंज गोल्ड कर एक सकते हैं भाई। सॉफ्ट मेटल है, उसको क्या हार्ड बना सकते हैं? नहीं, हार्ड नहीं बना सकते, लेकिन बहुत सारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मतलब जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है आपका, मतलब जैसे आप कभी सर्च करना, आप देखना, इसके बाद आप गोल्ड नैनो पार्टिकल डालना, तो डिफरेंट सेम गोल्ड आपको अलग अलग कलर का ऑब्जर्व होगा जब उसका साइज चेंज करेगा। तो कलर किसी मटेरियल में क्यों आता है आप जानते हैं? कि हम जब बाहर से लाइट डालते हैं तो क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और वहां से फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है, तो वो कलर अपीयर होता है। ठीक है, तो अब अगर साइज ऑफ द मेटल चेंज किया तो क्या चेंज हुआ? डिफरेंट यू कैन से कि ट्रांजिशन एनर्जी का चेंज आपको मिलेगा। तो जब आप लाइट डालोगे तो वो अलग कलर अपीयर करेगा, प्रॉपर्टी बदलेगी, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। यू कैन से कि आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टी आपके मटेरियल में चेंज कर जाएगी। ओके सर। अच्छा, अब सर ना थोड़ा सा आपको करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी बताने वाले हैं, तो वो भी सुन लो। चलें आगे भाई। ओके सर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी। ठीक है, आपको कुछ क्वेरी होगा तो आप हमको मेल करना, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ओके। हाँ जी सर। Okay, so you can the next part of the talk is totally different. You can say मैं थोड़ा बात करने वाला हूँ how you can select STM, science, technology, engineering and you can say mathematics for your career. Okay, so ये this slide is particularly for आप लोगों के लिए है कि आप किस तरीके से अपना कैरियर को डिफाइन एंड रीडिफाइन कर सकते हैं। तो एज मैम ने जैसा कि बोला था कि मैं इनियास से एसोसिएटेड हूँ, जिसका काम साइंस आउटरीच के लिए काम करना, प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन के लिए काम करना है। तो ये एक हम लोगों ने एक बुकलेट तैयार किया हुआ है। सो ये पार्टिकुलर बुकलेट तैयार हुआ है इनियास के बैनर के तहत, और एक दो साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं IARI एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, CSIR की लैब है दिल्ली में, डॉक्टर वेदा कृष्णन,
एंड डॉक्टर RS ढाका जो कि IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं। तो इन लोगों ने मिलके, हम सब लोगों ने साथ में सजेशन देके, सब लोगों ने अपना अपना फीडबैक देके हम लोगों ने एक कैरियर प्रोस्पेक्टिव आप लोगों के लिए एक तरीके का डेवलप किया है। सो अगर आप देखें तो आप सब लोग जानते हैं कैरियर क्या है। पहले तो एक जॉब क्या है। जॉब इज अ टास्क और प्रैक्टिस दैट इज डन टू अर्न मनी, जो हम पैसा कमाने के लिए जो हम काम करते हैं। और कैरियर क्या है? कैरियर पाथ इज समथिंग लाइक दैट कि हम लोग धीरे धीरे कुछ कुछ सीखते जाते हैं और सीख सीख के अपनी अर्निंग को बढ़ाते जाते हैं। तो कई बार होता क्या, आप एक ही जॉब में घुसते हो और थ्रू आउट लाइफ आप वही काम करते रहते हो। दूसरा प्रोसेस क्या है कि आज आप किसी प्रोसेस में गए, किसी जॉब में गए, कुछ काम किए, वहां से कुछ सीखा, फिर उस चीज को अप्लाई करके अपना पोजीशन को चेंज किया, फिर कुछ सीखा, फिर आगे बढ़े, फिर कुछ आगे बढ़े। ऐसे करते 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 आप आगे बढ़ते चले जाते हो। तो इस तरीके से आपका कैरियर डेवलप होता है। ओके, तो कैरियर डेवलपमेंट क्या है? स्किल सीख सीख के अपने आप को यू कैन से अपलिफ्ट करना, अपने अपने अर्निंग को अपलिफ्ट करना, अपने थॉट को अपलिफ्ट करना। ओवरऑल प्रोसेस इज योर कैरियर। तो अगर हम इन जनरल, सबको दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है ना? यस। ओके, सो अगर आप ये एक रफ हम अगर ड्राफ्ट देखें कि आप 10th करते हो, देन यू गो फॉर द 12th। आफ्टर दैट आपके पास एक 3 तरीके के आपके पास कुछ रास्ते या पाथ ओपन होते हैं। आइदर यू गो फॉर द नीट और जेई, or you go for the CUET, means combined entrance test for university admission. So you go, if you go with this, you will go either by MBBS or then फिर you go with the MD, और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो आप BE BTech या ME MTech करते हो। नहीं तो ये थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है, आप BSc करते हो, MSc करते हो, फिर PhD करते हो, फिर रिसर्च करते हो। इट्स लाइक दैट। फिर आप इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो, रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट फेलो, ये सारा कुछ, प्रोजेक्ट एसोसिएट, इस तरीके से आप काम करके फिर फाइनली आप साइंटिस्ट बनते हो। तो एक आपके पास ये तीसरा ऑप्शन होता है, और ये डिफरेंट ईयर्स के साथ होता है। अगर 12th के बाद तो इमीडिएट बात देखें तो 4 से 5 साल में आपको MBBS हो जाता है, और अगर आप BE BTech ये करना चाहते हो तो 6-7 साल में आप पोस्ट ग्रेजुएट अचीव कर लेते हो। लेकिन अगर आप PhD करना चाहते हो तो 12th से अराउंड 10 ईयर्स का टाइम लग जाता है, बट वो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता है। ये दिस वन इज अनदर कैरियर चार्ट कि जो अगर आप बात करें 10th के बाद, SSC करने के बाद, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शन। तो यू गो विद द इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये आप कुछ अलग अलग पुलिस, कांस्टेबल, नेवी, सोल्जर, ये सारे प्रोफेशन में जा सकते, आर्मी, ये सारे प्रोफेशन में जा सकते हो। दूसरा, आप फाइन आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट डिप्लोमा कर सकते हो, आर्ट टीचर बन सकते हो, डेटा माइनिंग कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शन। यू गो विद द डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड ऑल दीज, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन। एंड एक और ऑप्शन है जो टेक्निकल है, जिसको हम ITI बोलते हैं। आप ITI करके कुछ JEE, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे जा सकते हो, या इस तरीके के वर्क को कर सकते हो। या फिर आप डिफरेंट टाइप के, यू कैन से 10+2 पे लेवल पे, दीज आर द ऑप्शंस हैं, बट ऑप्शंस आपके लिमिटेड हैं। लेकिन इफ यू गो विद दिस, यू हैव, इफ यू सपोज यू 12th पास हैं, तो यू गो विद द डिप्लोमा इन ट्रेवल टूरिज्म, you can go for the laboratory technical assistant। आप लेबोरेटरी में भी काम कर सकते हो। डिफरेंट लैब होती हैं जहाँ पे आप, बायोमेडिकल्स लैब होती हैं, या यूनिवर्सिटी सिस्टम की लेबोरेटरी है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। एन नंबर ऑफ ऑप्शन हैं। यू गो विद द गवर्नमेंट क्लर्क ऑप्शन भी एक है। 12th फिर आर्ट, आप 12th अगर आर्ट से हो, अगर साइंसेस तो हो, तो साइंसेस में भी देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन। आई होप यहाँ पे सब साइंस वाले ही होंगे। तो यू गो विद द PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप 12th में हो तो। या फिर आप क्या होगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी होगा आपका, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगा। तो अगर आप 12th साइंस में प्रोसीड कर रहे हो, तो ये कैरियर के अलावा भी आप, ये 3 डिफरेंट इसकी रूट्स होंगे आपके पास, और इन तीनों डिफरेंट रूट्स के लिए अलग अलग क्या ऑप्शन है। अगर आप आर्ट्स में जा रहे हो तो आप LLB कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो आर्ट्स के, डिफरेंट हिस्ट्री के। एंड बीपीएड समझते हो क्या है? फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं आपके यहाँ, जो PE बोलते हैं, आप उस डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हो। LLB कर सकते हो, लॉ से आप प्रोसीड कर सकते हो, बैचलर ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट कर सकते हो। एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आप आर्ट से भी प्रोसीड कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि अगर साइंस नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़े, साइंस नहीं पढ़े तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास बैचलर ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का ऑप्शन है। इस एरिया में भी रिसर्च के ऑप्शन है, वो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी उस एरिया में मुझे नहीं पता, इसलिए उस पर मैं नहीं कमेंट कर रहा हूँ। बट ह्यूमैनिटीज के एरिया में भी आप रिसर्च में प्रोसीड कर सकते हो। तो
कॉमर्स लिया तो अलग ऑप्शंस है। आप कॉमर्स से अगर होगे तो यू कैन गो फॉर द सीए, बीकॉम, you go with this n number of options है। स्टॉक एक्सचेंज में जा सकते हो, केविन क्रूज, n नंबर ऑफ बैंक इंश्योरेंस, सारे ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप कॉमर्स से हो तो। पर्टिकुलरली हम ये बात करना चाहेंगे विद साइंस अगर आप प्रोसीड कर रहे हो और पीसीएमबी ग्रुप लेके चल रहे हो तो आप साइंसेज में एक तो जैसे एक ऑप्शन हुआ कि आपने बीए बीटेक कर लिया, ठीक है, आपने एमबीबीएस कर लिया, लेकिन अगर आप बीटेक एमबीबीएस नहीं कर रहे हो तो उसके बाद क्या ऑप्शन है? तो इट्स नॉट लाइक कि देखिए अभी सर को मैं यहाँ एससी वर्मा सर को यहाँ बुलाया था तो बात हो रही थी, तो देयर आर एन नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। कई बार ये स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर मैं जेई नहीं किया, मैं नीट नहीं किया तो मेरा लाइफ खराब है, मेरा जीवन खराब है, लेकिन ऐसा नहीं। तो अगर आप डेटा देखो तो ऑलमोस्ट यू कैन से लाइक दैट कि 15 लाख 20 लाख लोग जेई का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 40-50 हजार 40 to 50,000 ओनली सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि रेस्ट ऑफ द लोग बेकार है या रेस्ट ऑफ द लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारा जो प्रोविजन है यू कैन थिंक लाइक दैट कि यू कैन सेलेक्ट। अभी आज बात हो रही थी आप सब लोगों से, तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी है आपके अंदर। तो अगर आप साइंटिस्ट अगर आप साइंस करना चाहते हो तो उसका सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है क्यूरियोसिटी। अगर आप क्यूरियस हो देन यू कैन डू साइंस। तो यू कैन थिंक लाइक दैट कि अगर आप पीसीएमबी से प्रोसीड कर रहे हो तो यू गो फॉर द बैचलर ऑफ फार्मेसी, एमबीए, मास्टर इन फार्मेसी, बीसीए कर सकते हो, आप एमसीए कर सकते हो कंप्यूटर प्रोफेशन में की तरफ। इवन आप बीएससी करने के बाद भी इट्स नॉट लाइक कि केवल आपको रिसर्च करना है या पीएचडी करना है। आप बैचलर करने के बाद भी आप के पास और एन नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन है। जैसे आप देखो बैचलर ऑफ फार्मेसी किया तो यू गो विद द एमबीए, आप अपनी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो। गो विद द मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी गए तो वहां से आप किसी लैब में जाके साइंटिस्ट बन सकते हो, या फिर अगर आप लैब में नहीं गए तो जूनियर साइंटिस्ट नहीं बने तो आप अपना पीएचडी करके आप खुद का लैब या कोई अपना फैकल्टी बन सकते हो, कुछ कर सकते हो। यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शन। सिमिलरली बीसीए किया, एमसीए किया, फिर बीआर्क है, एमआर्क है। अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हो तो अगेन यू विल गेट बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, जिसका आजकल अगेन ड्रग बायोटेक्नोलॉजी का एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। आप ड्रग डिजाइनिंग एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो these are the different chart you can say। तो अगर आप पीसीबी कर रहे हो, बायोलॉजी ग्रुप से हो, तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, बीएससी बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एमएससी, फिर एमफिल, फिर पीएचडी। ये तो एक ऑप्शन है। ये करके आप अपना कैरियर आप खुद अपना एक लैब एस्टैब्लिश कर सकते हो, खुद एक अच्छा साइंस कर सकते हो। इंडिया में आप इंडिया को दे सकते हो कुछ, इंडिया का नाम कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ नए चीजों को डिस्कवर कर सकते हो जिससे इंडिया का और आपके देश का और आपका खुद का भी कुछ अच्छा नाम हो। So it's a lot of scope in you can say higher education. You can go with that. You will do like that. Ki it's not like only you go for the JEE and NEET and the rest of the thing is not good. Try for that. If you are not get selected, don't worry. You go with the other options. There are n number of options. You go with in these slides. You can find n number of options. Whatever you want, you can do it. There is a lot of scope. So even there's a if we talk there are you can say top 10 deemed skill job which will be required in 30-40. You can say digital literacy is one of the important area in which you must have to do something. You can say creative thinking, digital data skills, sustainable working, critical thinking. These are the area in which those area which will be the open new you can say path for the career like in 30-40. So these are the traditional jobs जो open है हमेशा के लिए आपके पास। टीचिंग, R&D कंपनीज, रिसर्च साइंटिस्ट, मार्केटिंग सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ट्रेडिशनल सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, दीज आर द ट्रेडिशनल जॉब। और आप ये साइट इफ यू वांट यू कैन टेक जस्ट स्क्रीनशॉट, यू कैन रजिस्टर, यू कैन विजिट दिस साइट for of government of India, and you go for you can register here, or you can find what are the different for all kind of private and government jobs are here. So you can think like National Career Service. You can visit there and you can find different information, what are the different traditional and non-traditional jobs are here. You can say you can visit and find the list of those jobs. So this one is a non-traditional. If I, as I told, science plus creativity, science illustrator, graphic designer, आजकल game designer, and number of option you have. Book scientist, popular journals,
तो जनरल, कई सारे जनरल भी आपको हायर करते हैं, जिसमें आप क्या कहते हैं, यू हैव एन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूटोरियल वर्क्स, राइटिंग वर्क, book writing, IPR cell. There is another law. If you are going to mix science with law, you will find job in a, you can say, patent office. So science with law, you can go with the patent office. Science with marketing, you will get some. Science with writing skill, you will get something. So a number of options. If you use, if you mix different thing in your profession, then you will get a number of options. In nutshell, we can say, if you are going to be skilled, it's not like that कि you do only one thing, आप केवल एक चीज करिए. You must have to generate some skill. Whatever you are doing, you do with some skill. Then only you can do fruitful and do some extraordinary work. You can think like this. अगर आप इसको देखिए, ये पिक्चर दिख रही है सबको, ये बेस है पिज्जा का. It's like a degree only. So this one, if you focus only on the degree, your whole thing is like this. And if you have some skill like thing, then your situation is like this. Means it look like the processed or baked pizza. You can say base को अगर आप decorate करो something कुछ, तो you will get the soft skills are going to be topping like work like a topping. So you will get some delicious food. You will become some delicious food like thing. Each and everyone try to you can say accommodate you. हर एक आदमी चाहेगा कि आप उसके कंपनी के साथ एसोसिएट करें, आप उसके लैब के साथ एसोसिएट करें. तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, everything depends on your thinking, everything depends on your you can say training, as well as everything depends on how you are taking all these prospects, and how you are going to make yourself skilled enough so that you will able to get different things. So do like that, empower yourself, grab opportunity, deliver outstanding performance, then only you will become smarter. If you find this smarter is something like that, specific, measurable, actionable, relatable, time bound, evaluate and reward, then you will get something. You will definitely do something. It's not like that ki life is not going to be finished at any end. You will have a number of options. Always motivate yourself and do something for the society. So, and also there's a number of, you can say, fellowship options are also. So if you are having, you can search for the Inspire Manak Award. That Inspire Manak Award is nothing but if you are at 10+2 level, so the DST having a program like Inspire. That Inspire, maybe you people are knowing through your about this scheme through your school also. So that Inspire is nothing but you can apply for your, you go with some your unique idea, and you will get for fellowship for you will get funding even also. The DST is organizing DST is organizing this type of event. You can visit the website of the DST. Okay, so these are the different options, you can सर say. नेशनल लेवल है, ओलंपियाड्स भी हैं जैसे RMO नेशनल और लेवल IPL. ओलंपियाड्स आप दे सकते हो यहाँ पे. आई अब जस्ट समराइज किया. नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप. देयर इज ए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना. इसके बारे में भी आप सुने होंगे. 10th या 11th लेवल के लोग हैं. सर ये बंद हो गया वैसे अभी, ABP बंद हो में गया, अभी चल रहा है. लास्ट ईयर तो था. 2021 से ऑनवर्ड से फिर वो अबॉलिश कर दिया गया. ओके, लेकिन अभी तो था. मुझे लग रहा है बीच में तो कॉल आई थी, मुझे दिखी थी कहीं पे 2023 में, पता नहीं. बेबी चेक करते हैं हम भी. तो ये एक ऑप्शन है. NCS है, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस. आप ये इसके थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हो. NTSE, नेशनल स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम. ये सारे एग्जाम्स टाइम टू टाइम स्टेट लेवल पे या फिर आपके नेशनल लेवल पे होते रहते हैं. तो इफ यू हैव पोटेंशियल, डेफिनेटली गो फॉर दिस and try to do something for your country. Then only country will be benefited, our society will be benefited, क्योंकि you people are the future of India. So do something like that कि इंडिया को कुछ मिले और सोसाइटी को कुछ मिले. तो just don't compare yourself with other. Okay, so always give best, try to do best, live your dream, have you can say unshakable faith on your goals, and fix your goal and try to do like that कि उसको अचीव करना है, कैसे भी करना है, और टारगेट सेट करिए, उस पे काम करिए. क्योंकि कई बार हम देखे होंगे, आप सब लोग कलाम साहब को सुने होंगे, आप सब लोग ऑटोबायोग्राफी देखे होंगे, सुने होंगे. कई जगह पे कई बार
कोट करते हैं, तो डू लाइक दैट, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस आपको उस लेवल का एक अपने अंदर एक पोटेंशियल जनरेट करने की जरूरत है और सेल्फ मोटिवेशन जनरेट करने की जरूरत है। तो बी कैप्टन ऑफ योर थॉट, डिफाइन योर वर्थ, बी वर्दी, believe in you, can make it, you can make it, definitely you can make it. So with this, thank you. So this one is my small group. These are the students who working on different area. This one is my past PhD student who is in right now, he's in Germany doing postdoc, and we are getting funds from different government organization. These are the different collaborators in India, different belong to the different institute, RRCAT, and you can say IIT Delhi, ITBHU, BHU, and all these are the different my colleagues. Thank you very much. अगर आपका कुछ डाउट है, कुछ बात करनी है, तो बात कर सकते हैं। सर हाउ मे वी कांटेक्ट यू? तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट जानते हैं आप, मेरा नाम गूगल में सर्च करिए, मेरा नाम जान गए आप, वहां से आप हमारा सारा लिंक मिल जाएगा। देखिए सबसे आसान है आजकल साइंटिस्ट को खोजना, जानते हैं कि नहीं? जिसको भी खोजना चाहें आप उसको खोज सकते हैं, है कि नहीं? आप सर्च करिए गूगल, इतना तो एफर्ट करिए, आप सर्च करिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगी, लैब की वेबसाइट मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा, आपको मेल आईडी मिल जाएगा। कुछ लिखना है, कभी कुछ पूछना है, आप बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Sir, BSc in biotechnology, sir, bio student also can do. यस यू कैन डू। सर कैरियर में स्पोर्ट्स का भी कुछ मैटर रहता है क्या? कैरियर में स्पोर्ट्स का कई बार जब आप स्पोर्ट्स से प्रोसीड करते हैं तो कुछ कोटा होता है स्पोर्ट्स का जरूर, लेकिन आप इस कैरियर एज ए स्पोर्ट्स लेना चाह रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं उसमें स्पोर्ट्स का फायदा लेना चाहते हैं? सर मतलब जैसे कहीं अगर जॉब लेनी हो तो कुछ लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो जरा हेल्प देखिए वो करते हैं। एडमिशन में आपको हेल्प करेगा। जैसे कभी हायर स्टडीज में जा रहे हैं, कहीं कुछ एडमिशन करना है, कई बार स्पोर्ट्स कोटा होता है इंस्टीट्यूट का, तो आप वहाँ के थ्रू आप कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है। और ऐसे जॉब में तो मुझे नहीं लगता कुछ खास बेनिफिट है। हाँ, या तो फिर आप अगर नेशनल लेवल का कुछ प्ले मतलब स्पोर्ट्समैन हो, देन यू विल गेट इंटरनेशनल लेवल अगर खेल रहे हो तो। स्टेट लेवल का भी कुछ है काम है। फिर से मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या आप बोले? सर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? नैनो टेक्नोलॉजी तो मतलब नैनो साइंस, अभी जो हम सारी बात कर रहे थे, जैसे हम किसी भी नैनो टेक्नोलॉजी मैं जो भी कुछ बात किया अभी तक, सारी बात मैंने किया कि किस तरीके से हम नैनो मटेरियल को बनाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? इन नैनो मटेरियल्स को यूज करके अगर हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें तो वो नैनो टेक्नोलॉजी हो। जैसे हम एक एग्जांपल लिए कि पहले कभी आप अगर, पता नहीं आप लोग जनरेशन में वो पुराना वाला फोन देखे हैं कि नहीं, जो एक ग्रीन कलर का कुछ फोन आता था, बहुत थिक होता था, पूरा मोटा सा होता था, कुछ होता था, काफी हैवी होता था। तो उस तरीके के फोन से अभी आप वायरलेस टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन पे हो, मोबाइल फोन पतले होते चले जा रहे हैं, आपके लैपटॉप छोटे होते चले जा रहे हैं, टैब आ गया, टैब का थिकनेस कम होता चला जा रहा है। ये सारा कुछ नैनो टेक्नोलॉजी की ही देन है। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स, आप बहुत सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब यूज होते थे। तो पहले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था, तो धीरे 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 आप, अच्छा एक एग्जांपल ले सकते हो, आपके घर में कभी देखे होगे पुरानी टीवी, देखे हो पुराना वाला मॉनिटर, देखे हो कंप्यूटर का, सीआईटी वो बीपीएल वाला, सीआईटी वाला मॉनिटर, और अभी का आप मॉनिटर देखे हो? हाँ सर, बहुत पतला, बहुत कहाँ से आ गया ये? तो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके आ गया? अच्छा समझ गया सर। पहले जो यूज होता था ट्यूब, डायोड एज ए ट्यूब यूज होता था। अभी क्या है, मटेरियल इस तरीके से छोटे छोटे आ गए कि यू कैन डिजाइन वेरी स्मॉल स्केल पे, आप पूरा का पूरा मटेरियल डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे अच्छा, आपका वेट कम होता चला जा रहा है। तो सारा एप्लीकेशन नैनो टेक्नोलॉजी का ही आपको दिखा, चाहे आप बैटरी एप्लीकेशन की बात करिए, चाहे प्रोडक्शन की बात करिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा यूज है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और सर आपने एक जगह पर बोला कि वो 2D नैनो मटेरियल की बात, हाँ हाँ, तो
तो 2D नैनो मटेरियल कैसे हेल्प करता है, मतलब क्या उसकी यूज है? 2D नैनो मटेरियल, देखिए 2D नैनो मटेरियल का इस तरीके से जब हम हमने बोला ना कि किसी भी डायमेंशन में अगर आप साइज को रिड्यूस कर दें, ठीक, वो नैनो मटेरियल होता है। हाँ 2D का मतलब आप अभी जैसे हम लोग जैसे आप पेंसिल में जो रॉड यूज करते हैं, जो वो आपका जिससे लिखते हैं, जो ग्राफाइट। ग्रेफाइट रॉड होता है, वो क्या होता है, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है। वो कुछ इस तरीके का लेयर्ड है, जैसे एक लेयर है, जैसे आप ये एक शीट, अगर हम इस तरीके से एक बंच ऑफ द शीट पकड़े, अपनी कॉपी को आप देख लो, ठीक, ये दिखा आपको, यहाँ पे कई सारे कलेक्शन ऑफ पेजेस हैं। Yes, हाँ sir, इसी like a तरीके cardboard. का, हाँ, तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज लाइक दिस, हैविंग एन नंबर ऑफ लेयर्स। अब है क्या कि अब हम इसका 2D नैनो सीट बनाना चाहते हैं, तो हम किए क्या, हम सीट्स को हटा दिए, सिंगल ले लिया, ये क्या हो गया, ये ग्रेफीन हो गया। हाँ समझ आई? तो हाँ सर। ग्रेफीन इज नथिंग बट दैट इज एक डायमेंशन में क्या था, इस डायमेंशन में जो हमारी जो विड्थ थी, उस डायरेक्शन में क्या किया हमने, नैनोमीटर छोटा रेंज में आ छोटा गया, किया। हाँ नैनोमीटर नैनोमीटर में रेंज में। किया। और इस डायमेंशन में हमारा तो बल्क है, 2 डायमेंशन माइक्रोन साइज है, इस डायरेक्शन में हाँ सर। माइक्रोन रहेगा, लेकिन लेंथ स्केल पे ये वाला डायमेंशन क्या ऐसे नहीं दिखाई देगा, पेपर की तरह नहीं दिखाई देगा, बट इट्स लाइक कि ग्रिफिन की डिस्कवरी कैसे हुई जानते हैं आप? हाँ वो सेलो टेप में ग्राफाइट को लगा के देखिए, जस्ट खोल लाइक एक के। पेंसिल लिया, पेंसिल रॉड लिया, उस पर सेलो टेप को चिपकाया, जब सेलो टेप फिक्स हाँ किया, और जो इसके ऊपर आया, सेलो टेप के ऊपर आया, इस सेलो टेप के ऊपर फिर से उस टेप को रखा और इसको निकाला, हाँ तो सर। धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, लेयर कम होता चला गया। जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा। इस तरीके से एन हाँ नंबर सर। ऑफ लेयर है, अभी हम एक एक लेयर को इसको हटाते चले जाए, अंतिम में जो बचा वो क्या हो गया, दिस लास्ट वन इज गोइंग टू बी ग्रेफीन। ग्राफीन हो गया। तो ये क्या हुआ, ये एक डायमेंशन में, इसीलिए इसको 2D बोल रहे हैं, एक डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में तो आपका वो है, एक डायमेंशन में हम लोगों ने इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन अच्छा एज 2D मटेरियल। अब इसका आप शीट बना लो, इस लेवल पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स टोटली बदल जाएगी, ठीक, सर। अच्छा इस सर। पर आप कोटिंग कर लो। अब आप इस सीट को, इसी तरीके के मटेरियल को यूज करके आप सोलर पैनल बना सकते हो, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल बना सकते हो। बात समझ में आई? अच्छा सर। तो एन नंबर और ऑफ सर एप्लीकेशन है, आप बहुत सारे एप्लीकेशंस आप देख सकते हो, हर एक एरिया में आपको एप्लीकेशन मिलेगा। Sir, और सर और एक जो फिफ्थ स्टेट में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की बात आती है, तो मेरे 10th के टेक्स्ट बुक में एक जगह पे छोटे से लिखा हुआ था कि वो जो प्लेट्स होते हैं उसे छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स के ट्यूब में लेके उसे कॉन्जर्व किया जाता है फर्दर यूज के लिए। तो ये क्या कैसे होता है ये? देखिए, नैनो पार्टिकल को कंजर्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड सम मीडियम इन विच दिस पार्टिकल कैन बी, यू कैन से डिस्पर्स। मतलब कोई सोल्यूशन आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आयरन मेटल नैनो पार्टिकल है, मैंने बोला कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा सरफेस, वो तुरंत, जैसे कई बार होता क्या है, आप नैनो पार्टिकल बनाए और ओपन एयर में उसको रखे, तो वो बाहर से ऑक्सीजन को लेके ऑक्साइड बना लिया, मेटालिक रहा नहीं गया, तो अब इसको प्रोटेक्ट अच्छा कैसे सर। करें? तो प्रोटेक्ट करने का तरीका है कि हम कुछ इस तरीके का, या तो हम उसको वैक्यूम में रखें, अच्छा। कुछ इस तरीके का हम सेल या ट्यूब जनरेट करें, जिसमें हम 10⁻³ 10⁻6 ऑर्डर का वैक्यूम जनरेट कर लें। दूसरा तरीका उसका है कि हम उन नैनो पार्टिकल को क्या करें, हम डिस्पर्स कर दें, कोलाइडल सोल्यूशन बना लें। अच्छा। समझ रहे हैं? तो डिस्पर्स हाँ रहेगा सर। लिक्विड के अंदर, तो वो ओपन एयर में एक्सपोज नहीं हुआ, ओपन एयर में एक्सपोज नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो कंटामिनेट नहीं हुआ, ऑक्साइड नहीं बनाया। अच्छा क्लियर है? सर। तो वो हाँ प्रिजर्व सर समझ करने गया। का तरीका है, ताकि जब हमको जरूरत पड़े, जब हमको डिवाइस फैब्रिकेशन करना हो, तो हम उसको कर सकें। और सर नैनो पार्टिकल में वो फिफ्थ स्टेट में मैटर भी उसे भी कॉन्जर्व किया जा सकता है फर्दर यूज के लिए? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए। अ, जो मैग्मा जो मतलब जो मैग्मा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, हम्म। उसे सर फिफ्थ स्टेट में ही रख के नैनो पार्टिकल नैनो ट्यूब्स में भी उसे कॉन्जर्व किया जा सकता है फर्दर यूज के लिए, क्योंकि फिफ्थ स्टेट को नॉर्मल तो रखा नहीं जा सकता। नहीं रखा जा सकता, तो बट नैनो तो ये एक कैन, बात भी मैंने पढ़ी है। हाँ, मे बी दे कैन डू लाइक दैट, बट इट्स ट्रिकी है काफी।
अच्छा, हमें वैसे लिखा है कि अभी कोशिश चल रही है पर मैक्सिमम Yes, जगह पे इसे सक्सेस मिले है। yes, it's tricky actually. अच्छा, तो लोग करते कैसे हैं ये? अब करते कैसे हैं भाई, देखिए एन नंबर ऑफ यूजेस है, वो मैं उस एरिया में नहीं काम करता, इसलिए मैं बहुत डिटेल तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इट्स ट्रिकी, क्योंकि उस लेवल पे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए अभी आजकल जो अभी हम लोग मेटालिक सिस्टम में या बल्क सिस्टम में, सॉलिड सिस्टम में, अभी जो हम लोग जिसको हम फिजिबली ऑब्जर्व कर पाते हैं, जिसको हम देख पाते हैं, वो क्वांटम डॉट है। क्वांटम डॉट समझते हैं क्या होता है? नहीं सर। क्वांटम डॉट का नाम इसमें अभी नोबेल प्राइज लास्ट ईयर क्वांटम डॉट में नोबेल प्राइज मिला। तो क्वांटम डॉट इज, यू कैन से, अगर अभी तक हम बात कर रहे हैं कि 100 नैनोमीटर से नीचे हो, अगर हाँ। आपके जो साइज है, पार्टिकल साइज लेस देन 10 नैनोमीटर हो जाए, तो अच्छा। वो क्वांटम डॉट की तरफ बिहेव करेगा। क्वांटम डॉट का एक डिफिनेशन है, कभी सर्च करिएगा आप, अगर इंटरेस्ट होगा तो फाइंड करिएगा। क्वांटम डॉट इज समथिंग लाइक दैट कि यू कैन से पार्टिकल साइज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बोर रेडियस, मतलब आप अच्छा। सिंगल एटम के रेडियस की तरफ प्रोसीड कर रहे हो, लेस देन 10 नैनोमीटर। अच्छा। तो उस लेवल पे जाके फिर से प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ड्रास्टिकली बदल जाएगी। मैं भी बोला ना और चेंज कि हो हम जाएगा। जो भी नैनो मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो सारा नैनो मटेरियल क्या है, लेंथ स्केल प्रॉपर्टी है। तो जैसे जैसे साइज के ऊपर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी की बात है, तो जितना छोटा या जितना बड़ा या इस तरीके से आप चेंज करते जाओगे, you will definitely change in the physical and chemical property of the material. Suppose you are approaching towards the atomic size, single atom size, particle size approaches towards the single atom size. In that case, how active these materials are? मोर एक्टिव हो जाएगा। More active, लेकिन वो challenges भी हैं, तो उसको आपको sustain करना, उससे डिवाइस फैब्रिकेशन करना, ये सारे अलग तरीके के challenges हैं। ठीक है, हाँ। लैब स्केल पे सिंथेसिस एंड ये इंडस्ट्रियल लेवल पे सिंथेसिस इज द टू डिफरेंट एस्पेक्ट। ओके, समझ गया। तो पीपल आर और ट्राइंग टू डू बच्चों लाइक को भी, दैट। हाँ, और भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हाँ, हैं। अच्छा, ये एक ही पूछ रहे हैं क्या बहुत दिनों से, देर से? हाँ, वही पूछ रहे थे। अच्छा, तो किस स्कूल से हैं भाई आप? हाँ सर। किस स्कूल से हैं आप? वो हुगली ब्रांच गवर्नमेंट स्कूल। ओके, चलिए ठीक है, बाकी लोगों को एक मौका देते हैं। लव थैंक यू सर। भारद्वाज, पूछिए। सर लव भारद्वाज, आपको सर क्या मेरी आवाज आ पूछना रही है? है? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं हमारी साइंस में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। सर जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, जो डेसिमल के बाद जो हमारी जीरोज होती हैं, हम उन्हें काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे 0.005 है, तो 5 के पीछे की जो जीरो होंगी हम उसे काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। बट सर अगर मैं किसी पार्ट है मेरा 1 मीटर का, उसे मैं सर 1000 हिस्सों में काट दूं, तो उसका 0.001 आएगा। पर यहाँ पे तो इस चीज की सिग्निफिकेंस है ना, इन जीरोस की। ये बता रहे हैं कि 1/1000 पार्ट तक कटा है। मैं समझ गया। देखिए आप पूछ क्या रहे हैं, मैं समझ गया। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स? सर फिजिक्स में वो फिजिकल वर्ल्ड को इसका मैथमेटिक्स की। आंसर अगर अप्रोप्रिएट समझ जाएंगे तो आप इस बात का भी समझ जाएंगे आंसर। देखिए, हम फिजिक्स में हम उस लेंथ की तक की बात करते हैं या सिग्निफिकेंट लेंथ तक की बात करते हैं जो मेजरेबल हो। यस सर। और मैथमेटिक्स में क्या करते हैं? मैथमेटिक्स में अभी आप न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करते हैं। हाँ, अभी आप जैसे कैलकुलेटर, आप फोन का यूज करो तो आपको कुछ और ऑर्डर मिलेगा, आप कैलकुलेटर यूज करो तो 10 टू पावर 7 ऑर्डर मिलेगा, आप कंप्यूटर यूज करो तो 10 टू पावर 14 ऑर्डर तक की वैल्यू मिलती, -14 ऑर्डर तक की वैल्यू मिलती चली जाएगी, और बड़ा कंप्यूटर यूज करो तो और बड़ी वैल्यू मिलती चली जाएगी। बात समझ में आई? तो इसलिए हम फिजिक्स में, या जब भी हम फिजिक्स में बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं मेजरेबल वैल्यूज। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का स्केल लेके कौन सी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं। If you are able to measure that value, then that value is significant. Understand or not? If you're not able to measure that value is not significant. Suppose if we are going to take the value of 5000, 5000.01, is there meaning of this value?
So if we can measure the value, then there is meaning. Yes, and that particular in physics we are always consider those value which one is measurable. Understand or Yes, not? sir. Yes, sir. ठीक है? अच्छा जिया आपको क्या Thank you, पूछना sir. है पूछिए। I just wanted to ask that can we possibly get the recordings of these sessions? ये मुझे नहीं वो पता, हम मैम भेजते तो बताएंगे है आपको। वो हम वेबसाइट पे डालने की कोशिश तो कर रहे थे, बट आई थिंक सॉफ्टवेयर में कुछ काम ही चल रहा है। बट खैर दूसरा क्वेश्चन पूछो आप। कुश सर आई हैव डाउट कि अगर हम बॉल माइलिंग करेंगे तो उसमें जो बॉल यूज किए उसके नैनो पार्टिकल नहीं बन जाएंगे? हाँ, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए मैं बोला कि जब हम लोग प्रोसेस कंट्रोल की या टाइप की बात कर रहे थे कि हम किस किस तरीके के मटेरियल को लेके ग्राइंडिंग मीडिया यूज कर सकते हैं, देखा होगा आपने स्लाइड में। उस स्लाइड में मैंने कई सारे मीडिया की बात की थी, ठीक है, कई तरीके के बॉल्स की बात की थी, याद है आपको? आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? तो आप अगर देखो यहाँ पे हम लोगों ने कई तरीके के बॉल्स की बात की थी जब हम कंट्रोल की बात कर रहे थे ना। ये दिस स्लाइड ठीक है आपको? एक मिनट में बड़ा कर लूं। यस, दिख रहा है आपको? देयर इज स्टेनलेस स्टील बॉल, जर्कोनिया बॉल, एल्युमिनियम बॉल, टंगस्टन कार्बाइड बॉल और एगेट बॉल। इन बॉल्स का अंतर क्या है? इन बॉल्स का अंतर यही है कि सबका हार्डनेस अलग अलग है। बात समझ में आई? ओके सर। ठीक है, तो जो सबकी हार्डनेस अलग अलग है, तो आप इस तरीके के बॉल को यूज करते हो जो बहुत हार्ड हो, जो आपके मटेरियल से ज्यादा हार्डर है, जो आप ग्राइंड कर रहे हो जिस मटेरियल को। अच्छा, आप घर में जब ग्राइंड करते हो, जब चॉप करते हो मिक्सर में, ग्राइंडर में यूज करते हो, तो आपका स्टील चला आता है आपके खाने में? नो सर। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो हार्डर है एज कंपेयर टू व्हाटएवर यू आर ग्राइंडिंग इन दैट। यस समझ में आए? तो बेस्ड ऑन दैट वी आर यूजिंग, वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो जिस बॉल, जैसे जो बॉल हम यूज करते हैं, वो पर्टिकुलर बॉल हमारा बहुत हार्डर है एज कंपेयर टू जो ग्राइंडिंग हम ले रहे हैं, जिसको हम ग्राइंड करना चाहते हैं। जैसे जर्कोनिया और एल्यूमिना, टंगस्टन कार्बाइड, ये टंगस्टन कार्बाइड इज हार्डेस्ट अमंग देम। वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अगर हम ज्यादा हार्ड मटेरियल को बॉल मिल करना चाहते हैं तो हार्डेस्ट बॉल को यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। अभी तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठा रखा है, किसको पूछना है? ईशान, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हैंड डाउन कर रहे हैं कि अपना। सर एम आई ऑडिबल? यस यस। हाँ बोलो सर रिसेंटली अभी साइंटिस्ट ने लाइट को एक सुपर सॉलिड स्टेट में डेमोन्स्ट्रेट करा। सो उसका नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ यूज हो सकता है? अभी देखिए वो चीज थोड़ा सा अभी बहुत अर्ली एज है, तो वी कैन डेफिनेटली यूज दैट, बट राइट नाउ कुछ कमेंट कर पाना अभी बहुत अर्ली होगा। ओके, so we can use those things for the, you can say, data storage. Okay. Yes. अच्छा, समृद्धा पूछो। सर मुझे ये पूछना है, जैसे हम जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जो हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उसमें टेम्परेचर भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा। जो हम किसी मशीन को 10 आवर्स 20 आवर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक तो टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा होगा, और साथ ही साथ उसमें हो सकता है जो सॉलिड हम यूज़ कर रहे हैं वो लिक्विड बन जा रहा हो। और अगर हम इस मशीन को 10-20 आवर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव तो रहा ही नहीं। नहीं, देखिए कॉस्ट इफेक्टिव इन दैट सेंस है। पहला जवाब हम आपका टेम्परेचर राइज का करते हैं। देखिए, टेम्परेचर राइज का कंट्रोल है हमारे पास। हम करते क्या है, प्रोग्रामेबल ये इंस्ट्रूमेंट होता है। वी सेट द प्रोग्राम कि आफ्टर एवरी 30 मिनट देयर इज ए 10 मिनट ब्रेक। ओके,
5 मिनट 10 मिनट्स ये अपनी रिकॉर्डिंग आप दे सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी मशीन 5 मिनट के लिए स्टॉप होगी, 10 मिनट के लिए स्टॉप होगी बेस्ड ऑन योर प्रोग्रामिंग, एंड देन अगेन ये रीस्टार्ट होगी अप टू व्हाट टाइम यू हैव इन आफ्टर ईच 30 मिनट। ठीक है, तो टेम्परेचर रेज का जो इशू है वो वहां से हम लोग नॉर्मलाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ओके, क्लियर है। सेकेंड थिंग इज, आप बोले कि आप ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव, जो कॉस्ट इफेक्टिव की बात हम करते हैं, देखिए कई बार होता क्या है, मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए एक तो कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि आप एनर्जी कम यूज कर रहे हो। यहाँ आप यहाँ पे जब आप मेल्टिंग करते हो तो आप करते क्या हो कि 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट की फर्नेस यूज करते हो। ठीक, यहाँ पे आप जो 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 मिलर के लिए जो मोटर यूज कर रहे हो वो 0.5 हॉर्स पावर का है, 500 वॉट मैक्सिमम। ओके, अप टू यू कैन से लेस देन दैट। और पावर भी अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, बेस्ड ऑन आरपीएम के ऊपर डिपेंडेंट होगा वो कितना पावर आरपीएम जनरेट करना चाहते हो। और तीसरी बात, कई बार होता क्या है कि हमको अलग अलग टाइप के, जैसे हम कई बार बहुत सारे मटेरियल को हम मेल्टिंग के थ्रू नहीं बना सकते, क्योंकि एज आई टोल्ड कि मेल्टिंग इज अ फास्ट डिफ्यूजन प्रोसेस। तो जैसे मान लीजिए कई बार आपको एलॉय बनाना है तो सारे एलॉय आप मेल्टिंग के थ्रू नहीं बना सकते। कारण ये है कि वहां पे फेज सेग्रेशन होता है, बहुत फास्ट हाई टेम्परेचर हुआ और बहुत फास्टली लो टेम्परेचर हुआ। तो जब लो टेम्परेचर हुआ तो लोकल रीजन में आपके बहुत सारे अलग अलग फेजेस बन जाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाता है, मल्टीपल फेज बन जाता है, तो कंट्रोल आपका नहीं रहता है वहां। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे क्या है, स्लो डिफ्यूजन है, यू हैव कंट्रोल ऑन दैट। आप कब कौन सा आइटम ऐड करेंगे, आप बीच में भी ऐड कर सकते हैं, आप शुरुआत में भी ऐड कर सकते हैं, सबका साइज पहले होमोजेनाइज करके फिर ऐड कर सकते हैं, तो उससे आपके पास ज्यादा सिंथेसिस का कंट्रोल है। तो जो एलॉय वहां पे नहीं बन पाते वो आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, यस सर। सर मुझे एक और चीज पूछनी है कि जो अलॉयज होते हैं उसको हम मिक्सचर्स के एग्जांपल्स में देते हैं, लेकिन मिक्सचर्स में ये पढ़ते हैं कि नहीं मैडम, जो अरे नहीं नहीं सर जी, नहीं भाई साहब, एकदम नहीं। देखिए देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड एलॉय। उतना ही डिफरेंस है जितना आप मिक्सर खाते हैं ना, हल्दीराम वाला खाते हैं या नहीं? यस सर, खाते हैं ना मिक्सर हल्दीराम वाला। उसमें क्या होता है, उसमें आपने काजू लिया, उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट लिए, और जब आप खाते हो, जब आप उसको फील कर सकते हो कि अभी मैं काजू खा रहा हूँ, अभी मैं किशमिश खा रहा हूँ, अभी मैं कुछ कुछ जो भी लाई खा रहा हूँ, अभी मैं जो भी है व्हाटएवर, वो हर एक का अलग अलग आपको टेस्ट मिलता है। यस सर, मिलता है। तो ये है मिक्सचर एक्चुअली। और दूसरा आप ये एज्यूम कर लो कि आप जैसे मान लो एक सबको मिक्स करके आपने कुछ चटनी टाइप का कुछ पाउडर बना लिया। अब आप खा रहे हो कुछ, तो आपको पता नहीं है कि क्या खा रहे हो, अलग अलग सब कुछ इस तरीके का फूड एज्यूम करो। इन्हीं सब चीजों को आप मिला के कुछ ऐसा बना लिए, जैसे अब आप कभी अच्छा ग्रेवी, कभी काजू वाली ग्रेवी खाए हो गया, तो आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि उसके अंदर काजू है कि नहीं। यस सर। सर क्या इसे हम होमोजेनियस एक मिनट रुक जाइए, अब मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं। अब आप इन दोनों एग्जांपल्स को एज्यूम करके आप एलॉय और मिक्सर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मिक्सर वो होगा जो अपना इंग्रेडिएंट, जो इनिशियल आप एलिमेंट ले रहे हो ना, उन सब का प्रॉपर्टी, नेट प्रॉपर्टी इन सब के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए आपने काजू ज्यादा लिया तो काजू का टेस्ट आपको ज्यादा है। उसी तरीके से जब आप इंग्रेडिएंट ज्यादा मिलाओगे, इंडिविजुअल एलिमेंट अपने फेजेस को मेंटेन किए रहेंगे मिक्सचर में। समझ में आया? लेकिन और प्रॉपर्टी भी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होगी कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। लेकिन जब हम एलॉय की बात करेंगे, एलॉय क्या होगा, ये सब मिलके, जैसे अभी आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हो, ये स्लाइड शेयर है ना मेरी? अब आप एक यहाँ पे एग्जांपल देखो, आप ये जो 0 आवर लिखा है, ये हमारा हैंड मिक्स सैंपल है, जिसमें हमने आयरन लिया, कोबाल्ट लिया, टाइटेनियम लिया, निकल लिया, जो भी लिया, ये सारा कुछ यहाँ पे उसका पीक दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक मिक्सचर है जिसमें हमको सबका फ्लेवर है, जो कि सब अपने अपने इंडिविजुअल फेड आइडेंटिटी को मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ दिस मिक्सचर इज डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा है। बात समझ गए? यही बात मैं बोल रहा था मिक्सचर जो आप हल्दीराम वाला एग्जांपल लेके। नाउ कम टू दिस कि अगर हम ये वाला कंसीडर करें आफ्टर 20 आवर, ये क्या बन गया? एलॉय बन गया।
यहाँ पे आप देखो तो टोटली अलग आपको फेज दिखाई देगा, जो कि इंडिविजुअल फेजेस से अलग है। बात समझ गए? तो प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ पे? प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलॉय इज टोटली डिफरेंट टू द इंग्रेडिएंट। समझ गए बात? यस सर। तो सर हम एलॉय को ना तो मिक्सचर कह सकते हैं ना तो कंपाउंड। सर इट मींस इट एलॉय इज इज नॉट अ, एक मिनट, एलॉय इज नॉट अ कंपाउंड। आप एक एलॉय का एक दूसरा एग्जांपल हम आपको देंगे। आप आयरन का एक सीट कभी घर में देखे होगे कभी? अच्छा, आयरन की कढ़ाई सबके घर में यूज होती है। आप Yes. कुछ दिनों तक यूज करके छोड़ दो उसको तो उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। हम्म और आप स्टील भी देखे हो जिसमें आप खाना खाते हो, उसको आप कितने भी दिन रख दो उसमें रस्ट नहीं लगता। डू यू नो कि स्टील का मेजर कंपोनेंट क्या है? आयरन और कार्बन। आयरन एंड कार्बन, और क्रोमियम भी थोड़ा सा। तो जो आयरन का कंटेंट है वो कितना है स्टील में? 95% के आसपास। और प्योर जब आप आयरन ले रहे हो तो क्या हो रहा है उसमें? रस्टिंग हो रही है। दिख गया दोनों में अंतर आपको? यस सर। क्लियर है? यस तो सर। एलॉय की प्रॉपर्टी इज टोटली डिफरेंट टू द इंग्रेडिएंट, जबकि बना उसी आयरन से ही है। Sir, we can say that alloy is एक the और third. चीज, Okay. एक और चीज, जो कंपाउंड आप बोल रहे हो, एलॉय मेटालिक नेचर का होता है। अब जब बॉन्डिंग पढ़े होगे केमिस्ट्री में तो वहां पे मेटालिक बॉन्ड आप पढ़े होगे। मेटालिक बॉन्ड पढ़े हैं आप? यस सर। हाँ, मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम, जो इंडिविजुअल एटम है, ये दूसरा इंडिविजुअल एटम है, दे आर फार अपार्ट, देयर इज नो एनी। जब फार अपार्ट होगा तो उनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। और एक पास आते आते एक सिचुएशन ऐसी आएगी एट विच नाइदर देयर इज अट्रैक्शन नॉट देयर इज रिपल्सन। दो एटम जब पास में आएंगे तो इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग स्टेट। क्लियर है? अब बॉन्डिंग किस तरीके की है ये डिपेंड करेगा कि बॉन्डिंग कैसे बन रही है। कोवेलेंट में होगा क्या? इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, आयनिक में ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है? और मेटालिक बॉन्ड में क्या होगा? कोई ना तो शेयरिंग होगी, ना तो ओवरलैपिंग होगी, ना तो यू कैन से कोवेलेंटली शेयरिंग ना तो होगी, ना तो ट्रांसफर होगा। आयनिक में क्या, मेटालिक में क्या होगा? इसका आउटर मोस्ट सेल जो होगा और इसका आउटर मोस्ट सेल जो होगा वो दोनों ओवरलैप स्टेट में होंगे। बात समझ गए? यस। तो जो एलॉय है वो मेटालिक स्ट्रक्चर, मेटालिक बॉन्डिंग बनाता है। तो कंपाउंड हम उनको बोलते हैं जिसमें आपका आयनिक बने, कोवेलेंट बने, समझ के बाद, या हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है। क्लियर हुआ? यस। मेटालिक बॉन्ड में क्या हुआ? आउटर मोस्ट सेल, जो सिंगल एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है, दूसरे एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? ओवरलैप्ड है। क्लियर? यस सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, अब बच्चों हम एक या दो क्वेश्चन ही लेंगे। तो ये ध्वनिशा, ध्वनिशा आप पूछिए। हेलो सर। हेलो। बोलिए। हाँ, तो हाँ जी, बोलिए। यहाँ बॉल मिलिंग में हम जो बॉल्स यूज कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ मेटल्स है, तो वो हमारे मटेरियल के साथ रिएक्शन करके हमें जो यील्ड चाहिए उससे अलग नहीं दे सकते, मतलब तो हम उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? मैं बोला ना कि टोटली डिपेंड कि आप किस तरीके का मटेरियल ले रहे हो बॉल मिलिंग के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉल हम कौन सा लेंगे। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपका हार्डर जब आप बॉल लोगे तो उसका कंटामिनेशन आपके सैंपल में नहीं आएगा, केवल जो आपका मटेरियल जो मिलिंग के लिए लिए हो वही केवल बचा रहेगा। इसी इसी का तो एग्जांपल मैं अभी लेके दे रहा था कि कुछ भी आप जब ग्राइंड करते हो इन योर मिक्सर तो क्या स्टील का कंपोनेंट आपके उसमें आ जाता है? नहीं वो सर, क्योंकि ज्यादा कंपोनेंट नहीं आता, हार्डर है। पर जब हम रिएक्शन करते हैं तो वो मेटल और हमारा जो मटेरियल है उसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज के ना कारण। ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इस तरीके का जस्ट लाइक नॉट की रिएक्शन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, एक टर्म यूज करते हैं मिलिंग के थ्रू जब कोई रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है? मैकेनोकेमिकल रिएक्शन इज समवॉट लाइक दैट कि मैकेनिकल फोर्स की वजह से ये बॉल तो स्टेबल है, ये स्टेबल मटेरियल है, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन या कुछ नहीं जाएगा। लेकिन दो तरीके का जब आप ग्राइंड करने के लिए मटेरियल लिए, वो दोनों मिलके कोई तीसरा प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे एलॉय बना रहा है, तो वो बन किस तरीके से रहा है? एलॉय तो डिफ्यूजन से बन जा रहा है, लेकिन कोई कंपाउंड बना जिसमें जैसे दो दो तरीके का लेके कुछ दूसरा बॉन्डिंग टाइप का कंपाउंड बन गया, तो वो हुआ मैकेनोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू बना। बात समझ में आई?
तो हाँ मैकेनिकल फोर्स की वजह से कुछ रिएक्शन, क्योंकि देखिए कोई भी रिएक्शन होने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम किसी भी तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। वो एनर्जी हम आइदर हीट के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रेशर के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या रहे हैं, यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। हाँ ओके, अब बस एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ये वासुदेव जो है वो उन्होंने बड़े देर से हैंड जी हाथ उठा रखा है, पूछिए वासुदेव। नमस्ते सर। सर नमस्ते, मेरा बताइए। हाँ सर, मेरा ये डाउट था कि जो आज का सेशन था उसमें मेनली हम जो मटेरियल है उसकी जो सरफेस प्रॉपर्टी है उस उससे हम कितना फायदा ले सकते हैं, उसके अपन मेथड्स जान रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। हाँ हाँ सर, देखिए ये रिएक्टिविटी, राइट है, मतलब जो अच्छा सोच रहा हूँ वो सही है। आप फिर से थोड़ा सा एलिब्रेट करिए, क्या बोलना चाहते हैं? मुझे लग रहा है आप सर शायद जो बोल रहे हैं मटेरियल कि की जो हम सरफेस प्रॉपर्टी होती है, सरफेस एनर्जी है या सरफेस प्रॉपर्टी जो इनहेंस हो रही है उसका किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो जैसा मैंने बोला कि जब आप साइज को रिड्यूस कर रहे हो तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। तो जब भी हम जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप कोई कैटालिटिक एक्टिविटी ले रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हो, तो जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो कम अमाउंट ऑफ, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कम अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट इज आल्सो गोइंग टू बी स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट इज इफेक्टिव इनफ टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, या हम मान लीजिए कुछ हाइड्रोजन प्रोडक्शन की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ बात कर रहे हैं, तो साइज अगर बढ़ गया तो सेम सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो ज्यादा आयन मिला जाके स्टक करने के लिए, कहीं पे आयन ज्यादा जो है स्टक कर सकता है आपके मटेरियल पे, तो आपकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, काइनेटिक्स बढ़ जाएगी। तो इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री देयर इज अ नंबर ऑफ यूजेस। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आप सेम मटेरियल में आप अलग अलग जैसे डेटा स्टोरेज आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल को उस तरीके से आप ट्यून कर सकते हो कि देयर इज एन नंबर ऑफ यूजेस लाइक दैट। स्पिंट्रोनिक डिवाइसेस बना सकते हो जो कि डेटा स्टोरेज में आपको एनहांस कर सकता है। डिफरेंट टाइप के, जैसे थिन फिल्म बनाते हो आप, थिन फिल्म सुना है थिन फिल्म क्या होता है? एक पतली लेयर जिसका थिकनेस नैनोमीटर ऑर्डर का हो, मेटालिक हो, का कंपाउंड की हो, उसका अलग अलग यूज है। सेमीकंडक्टर की थिन फिल्म बना सकते हैं हम लोग, तो उस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कर सकते हैं इसका। तो सब कुछ यू कैन से कि केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगा इसका अगर आप इन टर्म ऑफ सरफेस एरिया और एनर्जी की बात करें तो। ओके सर, थैंक यू सर। और मेरा एक डाउट और था सर कि अभी मैंने अभी 12th पास करी है सर, और मैं रिसर्च में करियर बोलिए बोलिए। मैं करियर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे किन चीज़ों का ऐसे ध्यान रखना चाहिए सर? आप अगर रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं, कैसे रिसर्च में आप क्या सोचे? बीटेक कर लें, फिर एमटेक कर लें, देन पीएचडी कर लें? दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो ये नहीं है। सर, दूसरा ऑप्शन है कि आप फिजिक्स। नॉर्मल ग्रेजुएशन फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो बीएससी ऑनर्स का कोर्स कहीं करिए, ठीक है। फंडामेंटल्स पे ध्यान रखिए फ्रॉम द बिगनिंग। बीएससी को करते आजकल बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इंटीग्रेटेड यूजी पीजी प्रोग्राम दे रहे हैं कि आप एक ही बार में एडमिशन लीजिए। एनईपी के तहत देयर इज ए नंबर ऑफ ऑप्शन कि आप बीएससी रिसर्च भी कर सकते हैं, जिससे एमएससी आपका 1 साल का हो सकता है। ओके, ये सर वो बीएसएमएस डुअल डिग्री स्टार्ट हुआ था। ड्यूअल डिग्री, बहुत सारे आइसर्स इस तरीके की डिग्री आपको दे रहे हैं। तो इवन आपके आईआईटीज में इस तरीके की डिग्री है जो कि वो आपको, लेकिन इंजीनियरिंग इन फिजिक्स के नाम पे वो डिग्री देते हैं आप। तो ज्यादातर केस में नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर करिए। तो आप बीएसएम कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड आप कर सकते हैं, या 4 ईयर बीएससी रिसर्च करके फिर आप पीजी करके पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। सर may I ask a question? Thank you sir. हाँ हाँ बोलिए। Sir, my question is like that. What happened if quantum effect start dominating? Uh, means while due to the extreme ball mining, could we create some sort of quantum materials? Yes, we can generate, as I told you, that quantum dots is like those material which having the size less than 10 nanometer, or we are approaching toward the particle size approaches toward the, you can say that atomic Bohr radius.
So we can go for that, no problem with that. But केमिकल रूट इन दैट सेंस इज मोर कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि साइज ज्यादा होमोजेनाइज हो सकता है वहां पे। यहाँ पे हो सकता है कि सर्टेन साइज, उसमें आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, और ये इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस मटेरियल का आप क्वांटम डॉट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका हार्डनेस कितना है। As I told, कि this whole process is depends upon the ductile nature and brittle nature of the material. There are certain material, those who ductile brittle समझते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जब आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हो तो एक्सपैंड करता है, ठीक है। दूसरा है कि जब आप कोई चीज तोड़ते हो तो तुरंत कट से टूट जाता है, देयर इज नो एक्सपेंशन बिफोर द ब्रेकिंग। तो अगर इस तरीके का मटेरियल है तो उसका क्वांटम डॉट आप इजीली बना सकते हो, कि जो बॉल मिलिंग के थ्रू, जो कि इजीली बिना एक्सपैंड हुए टूट जा रहा है। लेकिन जो मटेरियल एक्सपैंड हो रहा है, तो एक लेवल के बाद जब आप रिड्यूस करोगे तो वो एक्सपेंशन ही होता चला जाएगा, साइज का रिडक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। एज कंपेयर टू मिनिमाइजेशन ऑफ द साइज, क्या करेगा वो एक्सपैंड करता चला जाएगा। बात समझ में आई? तो एक मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। देयर आर सर्टेन मटेरियल दोस कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग दिस टेक्निक। क्वांटम डॉट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस टेक्निक। Okay, sir. Sir, if we change the gravity, then will have any effect? Means increase the gravity. What your question? The change in the gravity means? Means like योर प्लैनेट पे करने चाहते हैं शायद। मैम मींस मटेरियल सेंस में हम बात कर रहे हैं या क्लाइमेट से के चेंज की बात कर रहे हैं, किस सेंस में? Sir, I am talking about material sense. Like, will it change the way of particle breakdown, like reassemble or anything else? Definitely, क्योंकि because whenever we are going to mill like that, तो you can think कि जो particles, whatever these particles are milled and then drop down, and then again there are small ball that lift up. So you can control it also. It's not like that कि वो बहुत effect करेगा, but definitely certain effect is there. So you if we are going to use some fine balls, or we are increase the number of fine balls, those balls are going to do like that कि वो बार बार मटेरियल को लिफ्ट अप करते जाएं, और वो फिर ग्राउंड होके नॉर्मलाइज होता चला जाए। सर्टेन चेंज तो आएगा, पैरामीटर बदल जाएगा एक्चुअली। जो आप 20 आवर में कर रहे हो सकता है कुछ और ड्यूरेशन में करना पड़े। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for answering my question. Have a nice Sir, day. is nanotechnology dangerous? डेफिनेटली डेंजरस है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ग्रीनर वे से अगर सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई In जो terms of टाइटल ऑफ द environment and nature? डेफिनेटली बहुत सारे इस तरीके के केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। कई बार कंपाउंड्स बनते हैं जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं जब हम केमिकल रूट से जाते हैं, तो इसलिए हम लोग, ये जो टाइटल ऑफ द टॉक था इसीलिए था कि बॉल मिलिंग इज अ ग्रीनर वे फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल। क्योंकि जब आप केमिकल रूट से अडॉप्ट करोगे या टॉप अप, यू कैन से बॉटम अप जब अप्रोच अडॉप्ट करोगे, तो उस केस में आप बहुत बारी करते क्या हो कि बहुत सारे इस तरीके के केमिकल यूज करते हो जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे, या जो केमिकल यूज हुए वो सारे केमिकल हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे ना। Sir, the heat released? डेफिनेटली अगर आप कोई रिएक्शन हो रहा है तो हीट रिलीज होगा। केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री में आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो जरूर हीट रिलीज होगा। Thank you, sir. इन्वायरमेंट इफेक्ट है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ बेनिफिट है, कुछ ड्रॉबैक है। ओके रोहित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपने बहुत ही पेशेंटली सब बच्चों का क्वेश्चंस आंसर किए, और बहुत सारी बातें हमें पता चली, और नैनो अच्छा लगा मैम, टेक्नोलॉजी हाँ के मुझे भी बारे अच्छा में लगा। काफी थैंक कुछ यू आप। चीजें पता चली। जी मैम, थैंक्स ओके, आपको भी थैंक यू। इनवाइट करने के लिए। आई होप कभी इट भी वाज जरूरत आवर हो प्लेजर। कभी भी जरूरत हो यू कैन टेल मी, आई विल टॉक, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मैम, मच। थैंक यू सर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सबको। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके। मैं मीटिंग एंड